प्रमुख वक्ता इंडियन अलायंस मूवमेंट एंड आम्बेडकराइट्स बुद्धिस्ट सोसाइटी के संस्थापक और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष भी एडवोकेट रवि सागर गंभारे सर को मैं विचार मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। उनके लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। बाबा साहब का जो फेमस वाक्य है, ठीक है, बाबा साहब का जो एक फेमस जो वाक्य जो आखिरी में शुभम ने कहा शेनाता क्रिया के पहले कि धन्य है ते लोग जो आपने क्या है वो वाक्य यह सोचते कि जिन लोगों में या जिस समाज में उनका जन्म हुआ उनका विकास करना यह हमारा कर्तव्य है। ये जो स्टेटमेंट है सध्याच्या गरजांची जे पर्वा करत नाही तारुण्याला कुर्बान करतात वगैरे ये स्टेटमेंट बेसिकली शुभम ने एक गणपति के उत्सव में पढ़ा। ईसा सदी साइड में, हिंगना साइड में, लता मंगेशकर साइड में वो हॉस्पिटल है और गणपति की जो स्थापना है गणेश उत्सव, तो उसका आयोजन जो है वो हमारे लोगों ने किया था, स्टूडेंट लोगों ने। और उस आयोजन में यह स्टेटमेंट लगा हुआ था बाबा साहब का 1945 का। तो मतलब गणपति का उत्सव वो हमारे लोग जो है वो मना रहे हैं और यहाँ से जो है शुभम यहाँ से गुजर रहा है, वो स्टेटमेंट देगा। और क्या उम्र रही होगी उस टाइम शुभम की पता नहीं, 20-22, अभी करीब 30-31 है, 27-28। और तब से शुभम ढाट जो है बाबा साहब की इस मूवमेंट में लग गया। तो साथियों, आज का ये जो कार्यक्रम है कि एक रवि सहारे उर्दू मिले, अब वो गाते गाते मालूम पड़ा कि रितेश बंसोड़ है, ये भी गाते कोरस दे रहे। अरे कोरस में तो फिर ऐड हो गए मनोहर जी। तो कार्यक्रम जो है जरा रंगारंग हो गया, अच्छा हो गया। कोयल जो है एक अलग टाइप से बात रखेंगे अपनी, बंसोड़ जी का कहना क्या, मनोहर जी ने तो सॉल्यूशन दिया और एक ओपन में से मैं मानता हूँ कि वो ओपन सॉल्यूशन थे। शुभम ढाट ने बाबा साहब के सारे कोटेशन जो है वो पढ़े, क्योंकि करीब 15-20 साल से बाबा साहब के जो कोटेशन है जनरली कोट नहीं किए जाते। एक बड़ा क्राइसिस सोसाइटी में आ गया। हमारे लोगों ने जो है अपने आकल बदल दिए हैं, अपने बाप को बदल दिया है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसे में शुभम ने जो कोटेशन जो दिए ये महत्वपूर्ण है। कंपाइलेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बार बार बोलने चाहिए, अपना भाषण भी अच्छा हो जाता है उससे। जब बाबा साहब को अगर हम प्रेजेंट करते तो 10 दिन रेखा ताई आप यहीं पर है ना, कहा है एक भी नहीं, अरे आधा अधूरा तो होना था कोई, है ना। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि लोकल लेवल के ऊपर जो बिहार में जो काम कर रहे हैं, तो पहले हम सब कास्ट में ऊपर जातियों में बंधे थे, जातियों में कन्फाइंड थे, अब बिहारों के लेवल पर बंधे। हमारे यहाँ के कार्यकर्ता ये नहीं, एक नहीं, दो नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि सब जगह पर क्या चल रहा है, सब जगह पर जाओ और देखो। 10 दिन या 11 दिन यहाँ पर प्रोग्राम हुआ और 11 दिन यहाँ प्रोग्राम होने के बाद ये
बहुत टाइम दिया इन्होंने, और भी बाकी लोगों ने शीतल टाइम। मैं तो 3-4 बार यहाँ पर भाषण देके गया इसी प्रोग्राम में, और यहाँ के मोहल्ले एरिया के लोगों को जो है एक तड़प था, बढ़िया भाषण दे गया, बहुत बढ़िया स्टोरी वगैरह। 3 या 4 बार मुझे रिपीट किया। और 2 महीने पहले से यहाँ पर हमने जो प्रोग्राम है, ये 2 महीने पहले से यहाँ पर प्रोग्राम जो है हमने आयोजित किया, और इसके बारे में 2 महीने पहले से, मतलब आपको तो 2 महीने पहले बताया, पवन मेश्राम की तरफ से आप एक वक्ता मिले। हमें हमेशा चिंता रहती है कि उधर साइड से कोई जो वक्ता मिलता है तो वो विषय को न्याय देगा कि नहीं देगा, लेकिन आपने बहुत अच्छा न्याय दिया। 1 घंटा बोला आपने, कल 3 मिनट कम थे 1 घंटे के लिए। तो 3 महीने पहले से ये प्रोग्राम डिसाइडेड। यहाँ आने के 2 मिनट में, मतलब यहाँ आते बराबर बोलते हैं कि यहाँ पर हमने इसको शादी ब्याह की जो जनवासा के लिए उन्होंने दिया। तो पहली बार मुझे वैसा गुस्सा नहीं आता, तो गुस्सा नहीं आता इसलिए वो जरा दिखता नहीं, लेकिन अभी गुस्सा लाना जरूरी है। तो मैं पहली बार, वो बहुत बुजुर्ग आदमी, उसको भी डांटा, गलत है बोला, डायरेक्ट वो गलत, ये धंधे बंद करो, भिक्खू जी को ही बोला, गलत है बोला इसके ऊपर मत जाओ, इसके ऊपर मत जाओ, अंदर में एक भिक्खू जैसा इंसान है, इसके ऊपर मत जाओ, गलत है ये बोला। उनको डांटा पहली बार, और बोला ये जो जनवासा और ये शादी ब्याह के लिए तुम लोग दे रहे ना, बोला ये बंद करो तुम लोग। मतलब डांटने के बाद ही मैं अंदर आया। जनरली डांटता नहीं, सोनटके जी और ये सब लोग बनते जो लोग हैं ना, इनको पता चले, सब लोगों को इनको एक्सपोज करना जरूरी है। बुद्धिज्म के नाम पर हिंदुज्म का कारोबार चल रहा है। मतलब कहा बाबा साहब ने भीमयान बोला इसको, ये प्रोटेस्टेंट बुद्धिज्म नहीं रहे अभी, प्रोटेस्टेंट नहीं है, पीछे चला गया, नवयान नहीं है, ओल्ड यान हो गया है। तो इनको एक्सपोज जो है अभी करना जरूरी। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में जो बोल रहा हूं मैं, इसीलिए कि हर जहां पर बिहार और ये सब जो है लोकल लेवल के ऊपर जो काम कर रहे हैं, इन्होंने अपने आप को इतना ज्यादा कन्फाइन करके रखा। यहाँ 60-60, 70-70 लोग जो है ना वो जमा होते थे, और मेरे भाषण के दीवाने फैन है वो, मेरे भाषण के दीवाने फैन है वो, एक भी नहीं। मेरे बस चलता तो बोलता तो एक भी कुत्ता यहाँ नहीं ऐसा बोलता था, लेकिन मुझे नहीं बोलना ऐसा किसी को कुत्ता सही नहीं लगता। बोल तो दिया, क्या समझ लो आप। साथियों, विषय की तरफ आता हूं मैं। सभी लोगों ने सब्जेक्ट जो है बोला, अभी बंसोड़ जी ने तो यहाँ तक बोला कि भैया इतने साल के बाद भी ये सब्जेक्ट लेने की जरूरत है। तो स्टेटमेंट पहले बाबा साहब के जो है मैं बोल देता हूँ, तो स्टेटमेंट बीच में भी आएंगे। विद्यार्थ्यांनो जागृत व्हा, ताईने बोला, स्वाभिमान जपा, जगाचे राज्य धारण करा। हम यहीं पर है इंडिया में, अब जगाचे राज्य धारण करा। बाबा साहब बोलते हैं अब कैसे, ठीक है, ये फिर कभी मैं बोलूंगा क्या है वो जगाचे राज्य धारण। विद्यार्थ्यांनो कॅबिनेट वर लक्ष द्या, ये बाबा साहब का वाक्य। विद्यार्थ्यांनो विद्यार्थी दशेत आपली लायकी वाढवा, ये बाबा साहब के स्टेटमेंट। विद्यार्थी दशेत असताना चाळी फिरा, लोकांच्या सुख-दुःखांचा अभ्यास करा, ये स्टूडेंट लोगों को बोले गए स्टेटमेंट है। ऐसे कई स्टेटमेंट है, लेकिन ये स्टेटमेंट से सारा का सारा उल्टा कारोबार हो गया। यहां तक का स्टेटमेंट है कि इतना बड़ा महाकारुणिक इंसान, एक संस्था को कहते बाबा साहब की ज्या विद्यार्थ्यांसाठी तुम्ही एवढ्या खस्ता हाल खाऊन तुम्ही त्यांच्या शिक्षणाची व्यवस्था करता, शिकून सवरून गेल्यानंतर नोकरी केल्यानंतर ते समाजासाठी काही करतील का, त्यांच्याकडून काही तुम्ही एग्रीमेंट घेऊन घेता का, ये बाबा साहब बोलते एग्रीमेंट। अभी भी हमारे समाज के लोग जो है ना, ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए 5-50 हजार खर्चा नहीं आता हो, बहुत ज्यादा आता है।
कहाँ से पैसा लाते हैं, कैसे लाते हैं, बड़े मुश्किल से। लेकिन अभी भी हमारे लोग जो है पाकपुर जैसे एजुकेशन मूवमेंट ही चला रहे हैं। तो इनकी व्यवस्था तो कर लिया, लेकिन इनको जो सादे सादे जो सवाल जो पूछने चाहिए, कि इंटरव्यू लेनी चाहिए, ये बाबा साहब बोलते हैं। बाबा साहब को रिजर्वेशन नहीं था, वो स्कॉलरशिप थी, वो कंडीशन थी, वो एग्रीमेंट था कि आने के बाद जो है 10 साल जो है सयाजीराव गायकवाड़ के उस मिलिट्री डिपार्टमेंट में उनका रिकॉर्ड जो है मेंटेन करने का जो काम है वो बाबा साहब को करना था। और बाबा साहब ने हाँ भी कहा। वो कंडीशन थी, वो कंडीशन थी। अभी हम कंडीशन डाल ही रहे हैं। मोर देन सफिशिएंट लाइब्रेरी बनाया है। अगर 2000 बच्चों की अगर मान लो आपको अरेंजमेंट करनी थी, 2000 बच्चों की अगर आपको अरेंजमेंट करनी थी फॉर लाइब्रेरी, आपने 5000 बच्चों की अरेंजमेंट पहले से करके रखी हुई है। 3000 बच्चों की अरेंजमेंट की जो है व्यवस्था आपने सरप्लस करके रखी हुई है, सरप्लस। अभी तो सोचना चाहिए कि भैया हमने 2000 बच्चों की अरेंजमेंट करना था, ये तो ज्यादा हो गई, डबल से ज्यादा हो गई। इसके बावजूद फिर से लाइब्रेरी बना रहे। इतने ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड एमपीएससी का प्रिपरेशन। सही में एजुकेशन मूवमेंट थी क्या आपने? अगर सही में एजुकेशन मूवमेंट होती तो आज जैसा हमारा राजकारण है ऐसा गड़बड़ सड़बड़ होता था। सही में एजुकेशन मूवमेंट अगर होती तो आज जैसा धम्म कारण है, सामाजिक कारण है, अर्थ कारण है, जो गड़बड़ सड़बड़ है, अगर सही में एजुकेशन मूवमेंट होती तो हमारा ये गड़बड़ सड़बड़ सारा कारोबार होता था। We are all run the movement of economical movement in the name of education movement. 1800 मतलब 1956 18 मार्च आगरा, 18 मार्च आगरा 1956। जो शुभम ने दोनों कोटेशन दिया वो नहीं बोल रहा हूं मैं सामाजिक कार्य में जब आया तो बाबा साहब कहते कि मेरे सामने 3 उद्देश्य थे। अब 2 उद्देश्य नहीं बोलूंगा। पहला उद्देश्य था कि आपने जाके पढ़ लेना, फेमस 18 मार्च 56 आगरा की 3 उद्देश्य थे कि मेरे जनता के घरों में ज्ञान गंगा घरों घरों में ले जाना, अछूतों को मैंने एजुकेशन मूवमेंट में ले जाना। बाबा साहब कहते इसमें मैं सफल हो गया। बोले क्या बोल रहे हैं? इसमें मैं सफल हो गया। और अगर मान लो बचा हुआ अगर कुछ अगर है तो मुझे आत्मविश्वास, शब्द है मराठी के शब्द है, मला आत्मविश्वास आहे की कमी वेळेमध्ये आमचे लोक त्याला प्राप्त करतील। 1956 में एजुकेशन मूवमेंट जो है बाबा साहब ऑलमोस्ट इसको मैंने पूरी तरह से पा लिया ऐसा बोल रहे हैं। 25वें साल के हिसाब से जो चौथी जनरेशन में हम लोग, चौथी 25 फिर भी एजुकेशन मूवमेंट ही चला रहे हैं। दूसरा उद्देश्य बोलते हैं कि मुझे इन लोगों को नौकरी में ले जाना था, उसमें मैं सफल हो गया। आपने पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, बस इसको बात 56 आगरा। लेकिन ये स्टेटमेंट इसका क्या करे बाबा साहब बोलते हैं, क्या गलत बोलेंगे बाबा साहब कि इनको मुझे नौकरी में ले जाना था, इसमें मैं सफल हो गया। और जो बचा कुचा जो है कम समय में ये लोग प्राप्त कर लेंगे। फिर चौथी जनरेशन में एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, बेसिक रिजर्वेशन बचाना है। रिजर्वेशन के लिए संविधान कहते हैं रिजर्वेशन के लिए बस और कुछ भी नहीं है। उधर चाहे वो संविधान की ऐसी तैसी कुछ भी हो, धज्जिया हुए जनरल सोच से ऊपर, मिडिल सोच से ऊपर, इवन इंटेलेक्चुअल सोच की भी जो सोच है उसमें का अगर आपने छान के अगर निचोड़ निकाला
बहुत सी बातें जो सेफगार्ड्स होंगे, राइट्स होंगे, इन सबको अलग रखो। इनका निचोड़ खाली रिजर्वेशन ही निकलता है। मेरा रिजर्वेशन को विरोध नहीं है, लेकिन हमने एजुकेशन मूवमेंट जो है चलाए या नहीं चलाए उसके ऊपर तो पहले ध्यान दो कि हमारे समाज के उस एससी के बच्चे को आज भी एक बड़ा बुजुर्ग या मिडल नॉलेज वाला इंसान होता है, बापू रे तू काही कर पण तू शिक्षण सोडू नको, काही कर तू सीख। ये स्टेटमेंट मुझे ऐसा लग रहा है जैसा ये स्टेटमेंट कोई आदमी किसी ब्राह्मण को बता रहा है। काही कर पण तू शिक्षण सोडू नको, काही कर पण तू सीख। ये ब्राह्मण को इसलिए बोल रहा हूं मैं कि काही कर पण तू सीख, ये अगर मुसलमानों को बताता तो समझ आता, क्योंकि तीसरी क्लास में, 8वीं क्लास में या 10वीं क्लास में ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है उन लोगों का। उनको एजुकेशन का महत्व नहीं मालूम। लेबर काम कर लेंगे, गैरेजेस में काम कर लेंगे। सबसे ज्यादा महिला वेश्या व्यवसाय में जो है मुस्लिम कम्युनिटी की है। इस्लाम खतरे में जब आता है तभी वो जागता है, अदरवाइज सोसाइटी में ये सारी जो गड़बड़ है, मतलब जब उसका इस्लाम खतरे में आता है तो वो जागरूक हो जाता है, और हमारा रिजर्वेशन खतरे में आता है तो मतलब मुसलमानों के लिए इस्लाम और हमारे लिए रिजर्वेशन। मेरा मुद्दा था कि बापू ने काही कर तंदुरुस्ती, ऐसा जो इस मुसलमान को बोलते समझ में आता, इस आदिवासी को बोलते समझ में आता था, इस ओबीसी को बोलते तो समझ में आता था, लेकिन इस एससी को बोल रहे हैं। भारत में शिक्षा का महत्व ब्राह्मणों को और शेड्यूल कास्ट को है, और अभी भी हमारे लोग बोल रहे हैं बापू रे काही कर तू सीख। गलत बोल रहा हूं क्या मैं? ये ब्राह्मणों को बोलने जैसा हो रहा है, उसको तू सीख ऐसा बोल रहे ना। इसका मतलब ये की नोकरी पाहण्यात शिकणं बोलता है, त्याच्या पोटा पाण्याची व्यवस्था पूरा रहता है। इसलिए हम जब कभी किसी के घर में अगर जाए ना, अगर बैठे और अगर वो रिस्पेक्ट करता है भैया कि इस आदमी को क्या बोलूं मैं, तो वो बोलता है कि मेरे बेटे को इतने लाख का पैकेज है। मैंने पूछा मेरे बेटे को इतने लाख का पैकेज है, मैंने पूछा क्या? मेरा इंटरेस्ट ही नहीं, तेरा बेटा जो है तेरे बेटे को कितने लाख का पैकेज है। अगर वो बोलता कि मेरा बेटा बराबर संडे को बिहार में जाता है, सामाजिक कार्य में जाता है, क्योंकि मैं सामाजिक कार्य करता हूं। एक क्रिकेट का शौकीन आदमी ना कुछ भी करेगा, क्रिकेट की बात नहीं करेगा। एक शराबी कुछ भी करेगा, शराब सट्टे वाला सट्टे की बात। मैं सामाजिक कार्यकर्ता जो है ना, मैं ये सोचने की तरसता हूं कि मेरे बेटे को इतने लाख का पैकेज है, न पूछने में बताता। आर्थिकता के मूवमेंट, आर्थिक मूवमेंट को मेरा जो है विरोध नहीं हो सकता। बाबा साहब का भी नहीं, बुद्ध का भी नहीं। अरे अष्टांग मार्ग में एक सेपरेट शब्द डाल दिया तथागत ने, सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका करके अगर तथागत ने सेपरेट अगर उसमें वो शब्द डाल दिया है तो मेरा कहा उसको विरोध होने वाला है। लेकिन यहां पर हमारे लोगों ने इस रिजर्वेशन और एजुकेशन का जो मीनिंग लिया, रिजर्वेशन और एजुकेशन का मीनिंग जो लिया है, ये गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम समझे। हमारे जब रिजर्वेशन को उन लोगों ने जब विरोध किया तो हमने उनको ये जवाब दिया ये गरीबी उन्मूलन का प्रोग्राम नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन का मामला है, ये प्रतिनिधित्व का मामला है। रेदर इट इज ए प्रोग्राम ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। कौन सा? सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का मामला नहीं है, तो ये रियल रिप्रेजेंटेशन का मामला है। उसको समझाते वक्त, उसको कन्विंस करते वक्त हमने उसको
गरीबी उन्मूलन का प्रोग्राम नहीं है बोला, लेकिन प्रैक्टिकल हमारा बर्ताव हमारी सोसाइटी में, फैमिली में प्रोग्राम तो गरीबी उन्मूलन का किया। मेरे स्पीच जो होते हैं ये कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए होते हैं। मेरा मानना है, मेरा सोचना जैसा है कि पहले कार्यकर्ता का प्रबोधन होना चाहिए। इसका अगर प्रबोधन नहीं है, विदाउट प्रबोधन से ये समाज में काम कर रहा है, और इसके मतलब बगैर प्रबोधन से ये काम करने की वजह से ये थोड़ा सा गड़बड़ सड़बड़ कार्यक्रम कर लेता है। कौन है देखो जरा सा, सर ने कुछ सुनो। नमस्कार, साथ में पूछना अरे वो गोरा आदमी दिखा तो मुझे लगा था ऐसे तो गोरे को मोहन भाई तो साथियों, ये एजुकेशन एंड रिजर्वेशन, इसको गरीबी उन्मूलन का प्रोग्राम हम लोगों ने समझे। इसका इंटरप्रिटेशन जो है, ये इंटरप्रिटेशन जो है, इसका मामला हमारा हमेशा गड़बड़ हुआ। थोड़ा सा बोलने में आया, उसको क्लियर करूँ या नहीं करूँ, जैसा लगता है, क्योंकि ऐसा करते करते मेरा स्पीच बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये कार्यकर्ताओं को प्रबोधन करना चाहिए। ऐसे जो मैं कहता हूँ कि माँ बाप जो है अपने बच्चों को यहाँ नहीं लाते हुए, ये जो हम लोग बोल रहे हैं ना, तो एक रिस्पॉन्सिबल हम लोग बच्चे को पकड़ेंगे, लेकिन क्या बच्चा रिस्पॉन्सिबल होता है? अगर उसके माँ बाप को, अगर उसको इस ऑडियो विजुअल मतलब सोसाइटी के प्रोग्राम में अगर नहीं लाते, तो हम रिस्पॉन्सिबल उस माँ बाप को पकड़ रहे हैं। लेकिन माँ बाप की जो सोच है, मैं अभी कार्यकर्ताओं के माँ बाप की बात कर रहा हूँ, जनरल नहीं। जनरल तो वैसे ही करेंगे, उनके ऊपर तो बाबा साहब की कोई थॉट भी नहीं है। लेकिन माँ बाप की जो सोच है ना, यह सामाजिक सोच के तहत बनती है, और सामाजिक सोच जो बनाता है वो बनाता है कार्यकर्ता। मैदान में जो है अभी, अगर कार्यकर्ता भी अगर सोचता है कि अपने बच्चे को जो है रिजर्वेशन, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, यही थॉट प्रोसेस के हिसाब से वो चलता है और यही प्रचार करता है, तो ये सामाजिक सोच जो बनाता है ना, वो कार्यकर्ता। इसलिए उस बच्चे को आप रिस्पॉन्सिबल अगर पकड़ोगे, है वो, उस माँ बाप को रिस्पॉन्सिबल पकड़ोगे, वो है, लेकिन उसके पीछे जाने के बाद सामाजिक सोच, और सामाजिक सोच के पीछे में अगर आप पीछे में जाते हो, तो आपको रिस्पॉन्सिबल पकड़ना पड़ेगा उस कार्यकर्ता को। इसलिए उसी को जो है पहले प्रबोधन, मतलब उसको ही एनलाइटन करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए हम याला मी दुसऱ्या राहायचा निष्कर्ष बनतो कि बच्चा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उसके माँ बाप जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, हम समझते ना। सामाजिक सोच, कार्यकर्ता, जिम्मेदारी जो है वो ऐसे बढ़ती रहती है, क्योंकि 2-4 बुक जिसने पढ़ा वो कार्यकर्ता ने पढ़ा, माँ बाप ने नहीं पढ़े। 2-4 जो बुक बाबा साहब की जो पढ़ा है, जो चिंतन मनन किया है, ज्यादा जास्त उरक आहे त्याला रिस्पॉन्सिबल धरावं लागते। और इसके पीछे अगर जाएंगे तो वो ज्यादा जिसको उरक पड़ी वो फिर भी डंबारे, एक अच्छा लीडर मान लो। ज्यादा जास्त उरक पड़ेगा, जास्त त्याग करते तो चिवर धारी। अरे ज्यादा उरक पड़ली म्हणून तो चिवर घालून का, कि ज्यादा उरक पड़ली उसको किसको पकड़ेंगे? बुरा नहीं मानना, बाबा साहब को पकड़ेंगे, फिर उनके गुरु को पकड़ेंगे। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ऐसे पीछे पीछे जाती है, वो बुद्धिमत्ता की तरफ जाती है, वो प्रज्ञा की तरफ जाती है। मतलब यहाँ पर तुलनात्मक वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है। इसलिए सामाजिक सोच के पीछे जो जिंदा रहते हैं बाबा साहब बुद्ध को हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं पकड़ सकते, या कार्यकर्ता, उस कार्यकर्ता में भिक्खु भी आ गया और हमारे कार्यकर्ता भी आ गए। तो इसी तरीके से ये जो इंटरप्रिटेशन जो हमारा रिजर्वेशन एंड एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। और दूसरा ऐसा, मैं सार्केजम से बोलते रहता हूँ कि हमें जो धम्म मिला है, सार्केजम से बोलते रहता हूँ कि हमें धम्म जो मिला है वो गलत धम्म मिला। इन लोगों की जो अवकाश जात मिसाती नहीं थी कि उनको इतना बड़ा जो हाई लेवल का धम्म मिले।
यहाँ पर संख्या जो है ना ये 10 गुना होती है। अगर बाबा साहब ने हमें अगर इस्लाम देते तो बन गया रहता अल्लाह के साथ, वो बन गया रहता नमाज के साथ, वो बन गया रहता कुरान के साथ, वो बन गया रहता हज के साथ, वो बन गया रहता टोपी के साथ, उस खतना के साथ, ज़कात के साथ, मस्जिद के साथ। यह बनने का विषय तो बताओ। ना ये बुद्ध के साथ बंधा है, ना ये धम्म के साथ बंधा है, ना ये संघ के साथ बंधा है, ना ये समाज के साथ बंधा है, ना ये बाबा साहब के साथ बंधा हुआ है। बुद्धिज्म का जो फ्रीडम जो तत्व है, इसका इंटरप्रिटेशन जो है हमने बहुत ज्यादा गलत तरीके से ले लिया। ऑफकोर्स बांधने का जो एक यूनिवर्सल जो तत्व है, बाबा साहब ने फ्रेटर्निटी बोला है, लेकिन उसको हम लोग अच्छे से प्रचारित नहीं कर पाए। बांधने का एक तत्व बोला है बाबा साहब ने, सोल्यूशन नहीं बोल रहा, ऐसा नहीं, सोल्यूशन है। लेकिन यहां पर जो बुद्धिज्म का जो फ्रीडम है, इसका हमने अर्थ जो है अपने तरीके से ले लिया। अत्तदीपो भव, गौतम बुद्ध ने बाबा साहब से मन लो, वही तो बोलते हैं कि आचरण का मानो और व्यक्ति स्वतंत्र है, डेमोक्रेसी है, क्या 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 ये सारा का सारा। अत्तदीपो भव मतलब कहीं का ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो इस तरीके से यहाँ पर जो उसने इंटरप्रिटेशन किया ये फ्रीडम, तो शायद अगर मान लो इस्लाम अगर देते तो यहाँ पर 4 गुना लोग रहते, क्योंकि उनके पिछवाड़े पर लात मारना पड़ा रहता कि मत आ मस्जिद में, तब भी आते। अभी 3 महीने से 1000 पत्रक 1000 व्हाट्सएप रिपीटेशन, रिमाइंडर टू अटेंड, या है ना आपको रिमाइंडर टू अटेंड, यस सर, ओके सर, अरे मुझे ऐसे काम आते हैं, यस सर, ओके सर, आएंगे सर, जरूर आएंगे, अलग विषय। अरे क्या क्या नहीं बोले, ऐसा लगा मुझे कि मैं ये समझेंगे नहीं करके हमने यहाँ की जो चेयर, इसके अलावा चेयर लाया, ये समझेगा नहीं करके विषय की वजह से चेयर लाया, जबकि यहाँ की चेयर में सफिशिएंट है। तो साथियों, हम लोगों ने जो ज्यादा जो इसका शायद इसलिए भी कि एक दौर जाने देना पड़ता है, दौर गुजरने देना पड़ता है, इसलिए एक अर्थ लगाया तो समझ में आता है कि भैया चलो ठीक है, बहुत ज्यादा गरीबी थी ये हम मान लेते, लेकिन बहुत ज्यादा गरीबी और इसकी वजह से कितना साल हो, एक जनरेशन गई, दूसरी गई, तीसरी गई, चौथी जनरेशन के बीच में हम, चौथी जनरेशन के बीच में है। तो साथियों, यहाँ जो हमें जो अपने मन मतलब का जो सब जो रेफरेंस जो मिलता है ना बाबा साहब के बारे में, ये मूवमेंट वाले भी करते हैं और सोसाइटी में ये स्टूडेंट लोग जो है ना ये भी लोग करेंगे। स्टूडेंट कम्युनिटी बहुत ज्यादा स्वार्थी होती है, मैं अलग तरीके से बोल रहा हूँ कि 3 साल का जो बच्चा है ना, 3 साल 4 साल का, डिस्कस करते हुए आपको दिखेगा कि मेरा खिलौना तेरे से कैसा अच्छा है, तेरा खिलौना मुझे देगा कि नहीं। हम भी ढेर सारे उसको खिलौने लाके देते हैं, उससे हम आशा अपेक्षा कर सकते हैं क्या कि वो सामाजिक मूवमेंट में आए? वही अवस्था युवा वर्ग की है। हम इनसे खाली अपेक्षा यही कर रहे हैं कि आपका जब युवावस्था खत्म हुए, मुसीबत तुरंत सामाजिक कार्य में, बस इतना है मुद्दा मेरा। ये विषय के बारे में मेरा मुद्दा खाली इतना है, कम टाइम में आया, कम टाइम में आए, बस जरा जल्दी आए। कल के तुम लोग बहुत ज्यादा भयंकर, दुनिया के सबसे भयंकर गुलाम बने। अनटेस्टेबिलिटी कंसर्न पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया में नहीं। गोबर थी, गोबर में से उठा के खाते बाबा साहब ने वर्ड पे वेटिंग फॉर वीजा में बाबा साहब ने खुद ने लिखा है। और गुलामी कोई लोकल भी होती है ना तो वर्ल्ड में है ना, तो मटका झाड़ू तो थी यहाँ पर। बाबा साहब के अलावा जो इंडिया में आया वास्को डी गामा ने उसका ये किया, फिर बाद में आपने अल-बुरनी और एक इब्न बतूता वगैरह, तो इन लोगों ने रेफर किया ये सब, और बहुत से लोगों ने। तो साथियों, यहाँ पर हमने अपने मनमर्जी से उसके अर्थ लिए। गुण भेद जो फर्क है, बाबा साहब बताते हैं कि ब्राह्मण जो है
जो अपनी सुप्रीमेसी मेंटेन किया हुआ है, तो आप में फूट डालेगा, आपको अशिक्षित रखेगा, मतलब आपकी सत्ता छिनेगा, आपकी संपत्ति छिनेगा, नाना प्रकार की वो सारी जो है, जो भी कारोबार जो करना है वो करेगा। लेकिन बाबा साहब बोलते हैं कि इसके अलावा भी जो सुप्रीमेसी मेंटेन किया हुआ है, तो उसमें कुछ गुण है, मतलब गुण भेदा डिस्टिंक्शन जो है बाबा साहब बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि भैया उसमें कुछ गुण है। अभी हमें भी बताते हैं कि भैया वो शिक्षा लेता है, हम सुनते हैं, हाँ बाबा साहब बोलते हैं आप भी शिक्षा लो, हम सुन रहे हैं। वो स्वच्छ रहता है, आप भी स्वच्छ रहो, हम लोग सुन लेते हैं। वो एजुकेशन के बाद नौकरी में जाता है, आप भी नौकरी में जाओ, हम लोग सुन लेते हैं। वो एजुकेशन लेता है, वो स्वच्छ रहता है, वो नौकरी में जाता है, वो धन संचय करता है, आप भी करो। ये सब बातें जो बाबा साहब बोल रहे हैं कि ये एजुकेशन लेता है, धन संचय करता है, नौकरी में जाता है, स्वच्छ रहता है, ये सारी मतलब की बातें जो है हम लोग सुन लेते हैं। बाबा साहब बोलते हैं वो समाज के लिए जीता है, ये नहीं सुनना है। ब्राह्मण का बड़ा गुण जो है, अगर वो कलेक्टिवली अगर, मतलब मेरा इस विषय के ऊपर ये है कि आरएसएस के संगठन के टुकड़े नहीं होते और हमारे बहुत होते हैं। इसको डील करता हूं मैं अपने कैटेगरी में। क्यों नहीं होते हैं उनके टुकड़े, ये बाबा साहब ने तो बुद्धिआंदोलन बताया, और हमारे क्यों होते हैं उसे बताता हूं मैं। लेकिन आज का ये जो सारा चैप्टर फिर से रह जाएगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है करीब 3.5 घंटे भाषण दिया था। आज मुझे उसका डर है कि इतना टाइम नहीं लेना है, मुझे कम टाइम में हो जाए ये सब, क्योंकि सोल्यूशन पॉइंट भी देना है। मनोहर जी ने जो सोल्यूशन पॉइंट बोले हैं, थोड़े से इन्होंने भी बोले हैं, वो सोल्यूशन पॉइंट जो बाबा साहब की मुझे बोलना है। तो साथियों, जो गुण भेद डिस्टिंक्शन है, उसमें भी हमने मतलब की बात सुने, एंड उसका जो गुण है वो सोसाइटी के लिए जीता हुआ वो इंसान, यही हमने नहीं सुना। और सारा कारोबार जो हमारा जो है, ये व्यक्तिगत विकास और कौटुंबिक विकास, इसके लिए सारा कारोबार चलता है। आप दुनिया में देखेंगे जो 3 दुख बुद्ध बाबा साहब ने कहा, व्यक्तिगत, सामाजिक और बोलिए नैसर्गिक, सामाजिक और व्यक्तिगत। नैसर्गिक दुखों को डील करने वाले लोगों की संख्या कितनी होगी? 1%। सामाजिक दुखों को डील करने वालों की संख्या कितनी है? 5%। व्यक्तिगत और कौटुंबिक समस्याओं को डील करने वालों की संख्या कितनी है? 94। ये है बिहारों में जो कन्फर्म हो गए लोग, विपश्यना जो कर रहे हैं, एजुकेशन लेके नौकरी में जो गए और समाज में वापस नहीं हुए, वो 5 ये अपवाद है। ये अपवाद है। अपवाद मतलब उदार नहीं होते। 51% मतलब उदार। 51%, 100 लोग अगर पकड़े स्टॉक, अगर 100 का स्टॉक अगर पकड़े ब्राह्मणों को, 100 का पकड़े हमारा, तो वो चड्डीधारी जो है वो आरएसएस के शाखा में जाता है, और हमारा आदमी समता सेंटर में भी जाता है। हमारा बुद्धिवादी बहुत मतलब भयंकर बुद्धिवादी है। हमारा बुद्धिवादी बहुत भयंकर बुद्धिवादी है। मेरे वाक्य बुद्धिवादी लोगों के बारे में बहुत ही पोलाइट है। बाबा साहब बोलते बुद्धि का एक अवगुण है, बुद्धि का अवगुण यह है कि वो बदमाशी करना चाहता है। अगर पैंथर के लोगों ने समता सेंटर ज्वाइन करते हैं, मानते बाबा साहब को, खोज कहाँ पर? अमेरिका में। मानते बाबा साहब को, खोजते अमेरिका में ब्लैक पैंथर। मानते बाबा साहब को, उनके साइकिल में समता सेंटर नहीं दिखता बुद्धिवादी लोगों को। आई बात समझ में क्या बोलूं? अन्य अत्याचार होने के लिए बाबा साहब ने कोई संगठन दिया है क्या भैया? अगर खोजते तो आसानी से मिलता बुद्धिवादी लोगों का। ये एक बिगड़ समस्या है। इसके बारे में कभी जो बहुत बड़ा गंदा उदाहरण देता हूँ, आज नहीं बोलूंगा, महिला बैठी है, लेकिन इस तरीके से बुद्धिवादी लोगों ने हमारी मूवमेंट की पूरी दैया मैया करके रख दिया। तो साथियों, जो मैं बात बोल रहा था वो ये गुण भेद शिक्षण, स्वच्छता, शिक्षण, नौकरी, ये सब बाबा साहब ने बोले।
और इसी के पीछे हमें पड़े। इसको बोला था बाबा साहब ने, आपके रिजर्वेशन जाएंगे बोले, तो देवादी ऑर्गेनाइजेशन का बोलो, वो कांशीराम जी पकड़ो आप, बहुजनवादी पकड़ो आप, कुछ भी पकड़ो। लेकिन 36 में बोला था बाबा साहब ने, अगर आप धर्मांतर नहीं करते हो तो आपके रिजर्वेशन जाएंगे। 36 व्हाट वे एमेंसिपेशन, इस पर जाना। 36 का एक बुक है, 36 के बुक का नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। नाम देखेंगे, 36 का बुक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। 36 का बुक पढ़े एंड बीएसपी बामसो बीएसपी और क्या क्या आया है। 36 का ये बुक नहीं पढ़ा, कौन सा, व्हाट वे इमेंसिपेशन 36 का है। दोनों मई जून में थे, दोनों मई और जून में के हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है। ये मेरा आखिरी हिंदू बोल के आखिरी भाषण है, धर्मांतरी बोल रहे थे। लेकिन अगर आप धर्मांतर नहीं करोगे तो आपके रिजर्वेशन जाएंगे, ऐसा बाबा साहब ने बोला 1936 में कहा। गए कि नहीं? 36 में बोले, 24 जुलाई 91 को गए। मैदान में कांशीराम जी थे। एलपीजी जो आया, प्राइवेटाइजेशन जो आया, कांग्रेस ने लाया। अब इसको भी जरा सा डील किए, बहुत अच्छा बोला आपने कि भाई मतलब डरे डरे लोग जो हमारे लोग घूम रहे हैं, जो संविधान की ज्यादा धज्जियां उड़ाएंगे उनके हाथ में संविधान देने की जाने, वो कांग्रेस है, वो इंडिया है। अभी के टाइम में संविधान को मेरे हिसाब से और 35 साल कोई खतरा नहीं। 35वें साल के बाद बाबा साहब काम करने लगे, 35वें साल के बाद जिंदा होने वाले बाबा साहब। अभी तो बाबा साहब उनके ब्रेन से खेल रहे हैं। 35 साल तक कोई खतरा नहीं, ऐसे जो कहता हूं कि बाबा साहब जब अपना काम कर रहे थे, जो डकारते थे, जो दहाड़ते थे, उस टाइम में ब्रिटिशर्स लॉ के तरफ से जो सेफगार्ड्स और राइट्स थे वो नहीं के बराबर थे, लेकिन सफिशिएंट थे। बाबा साहब के लिए उतने सफिशिएंट थे, वो बाबा साहब ने अपना काम बराबर किया। संविधान की धज्जियां उड़ाने के बावजूद भी, संविधान की इतनी धज्जियां उड़ाने के बावजूद भी संविधान के मार्फत जो सेफगार्ड्स और राइट्स है ना हमें, वो मोर देन सफिशिएंट है। आप अपने कार्यक्रम कर सकते हैं, पब्लिक कंसर्न्स ले सकते हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मेशन कर सकते हैं, आप मेंबरशिप बना सकते हो, आप पुलिस में जा सकते हो, आप कोर्ट कचहरी में जा सकते हो, पीआर फाइल करके या डेट पिटीशन करके, पत्रकार परिषद दे सकते हो, मोर्चा निकाल सकते हो। और 35 साल तक जो है कहा रोका ब्राह्मणों ने हमें कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ने बाबा साहब के राइटिंग एंड स्पीचेस, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन एक टुकड़े में, टुकड़ा प्रॉब्लम है लेकिन सेकेंडरी प्रॉब्लम है, टुकड़ा ये प्रॉब्लम है हमारा, सेकेंडरी प्रॉब्लम है, लेकिन कोई एक टुकड़े ने ऐसा क्यों नहीं किया कि बाबा साहब के सारे राइटिंग एंड स्पीचेस जैसे कि वैसे इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे और हमारा ऑर्गेनाइजेशन खाली इसी राइटिंग एंड स्पीचेस के बेस के ऊपर बनाएंगे। इसके लिए कोई ब्राह्मणों ने विरोध किया था हमें? अगर धर्मांतर करते ना, बाबा साहब ने एक वातावरण बनता है और कई लोगों के कांटेक्ट में हूं जो ओबीसी के कांटेक्ट में हूं मैं। ओबीसी आज भी बुद्धिस्ट है, कट्टर। बैरिस्टर राजाभाऊ कुबरा के उस एरिया में जाके दीक्षा दे देते भैया साहब अम्बेडकर के साथ। वो जो ओबीसी है वो कट्टर बुद्धिस्ट है, कट्टर बुद्धिस्ट है। ये धर्मांतर धर्म दीक्षा की गोली उस टाइम में रोक के रखी थी, जिसकी वजह से हुआ ये कि आज एक ओबीसी भिक्खू, एक ओबीसी अम्बेडकर भिक्खू बुद्ध धर्म का कट्टरता से प्रचार करते हुए लिखा रहता, उसका नाम शायद नरेंद्र मोदी होता। अभी उसको डर डर के घूम रहे हो। क्या बोल रहा हूँ जी, मैं खींचतान के नहीं बोल रहा हूं। मैं बुद्धिवादी मूवमेंट ने, एजुकेशनल मूवमेंट जिन लोगों ने चलाया, उन्होंने क्या गुनाह किया देख लो। अभी बोलते हैं संविधान और मोदी को रोकने के लिए कांग्रेस को जिताना चाहिए। ये बोलो, अच्छे से बोलो, इसको रोकने के लिए कांग्रेस को। भैया अपना काम करो, हम बांधने वाले 2025 के बाद रिपब्लिकन कैसे एस्टेब्लिश नहीं होती मैं देखूंगा। 2013 में पढ़ा, बाबा साहब ने बोला कि जो सच्चा काम है वो करो, जो बड़ा काम है वो करो, नॉट फेलियर, वो इंग्लिश क्राइम, वो अलग बात है। इसके बाद अलग बात है कि जो सच्चा काम है वो करो, जो बड़ा काम है वो करो, जो कठिन काम है वो करो।
मैं बोला सबसे कठिन काम तो रिपब्लिकन का है। बहुत जो कठिन काम है उसमें से सबसे पहले लोग हंसेंगे मेरे पर, ये क्या रिपब्लिकन लेके करता है। फिर देखा मैंने कि क्या मेरी कैपेसिटी है, क्या कितनी एज परमिट होती है, क्या ये हो सकता है। खाली 15 साल का प्रोग्राम है। संगठित करने और होने के लिए बाबा साहब ने सारे आइडिया प्लान सोल्यूशन उसी साहित्य में देकर रखे, उसी साहित्य में देकर रखे। हमने भी संगठित करने के लिए, होने के लिए जो है कोशिश किए, भाषा बोले, बाता किया हमने, लेकिन वो सारे जो उपाय जो थे, जो सारे वेज एंड मीन्स जो थे, वो आपके और हमारे तरीके से थे। 1 लाख लोगों का ब्रेन एक जगह पर डाल दो, ईमानदार लोगों का, मेरा मानना है कि आप 1 लाख लोगों का ब्रेन एक जगह पर डाल के अच्छा करने के लिए इसमें से आप निचोड़ निकालोगे ना। क्या हो गया, ज्यादा जोश में आ गया, होश में रहना जरूरी है। 1 लाख लोगों का जो ब्रेन है एक जगह पर डाल दो आप, और इसमें से जो निचोड़ निकलेगा ना, इसको मेरी मंजूरी से नहीं है। मेरा मानना है कि जो एक्सपर्ट ओपिनियन है जिस उस आदमी का, वो बियॉन्ड था। पहले उसके सारे आइडिया प्लान जो है वो पहले आजमा के देख लो बस। हमने हाथ ही नहीं लगाया, हमने हाथ ही नहीं लगाया। 5 दिन की ट्रेनिंग है, खाली एजुकेट की इस मामले में चलूंगा मैं। एजुकेट का कैसा धज्जा उड़ा है, खाली उतना आपने जितना भी एजुकेट का मैंने मीनिंग आज तक कैडर कैंप में बताऊंगा, आपको वहां मालूम पड़ेगा अरे एजुकेट का ये मीनिंग कैडर कैंप में मैंने कोई बताया नहीं, छुपा के रखा कुछ बातें में। क्या करते कुछ अभी मुझे ज्यादा खतरा जो है हमारे जो मातृ संगठन मदर ऑर्गेनाइजेशन, उनसे ज्यादा खतरा है सर। 3 अक्टूबर का प्रोग्राम दिया, 3 अक्टूबर प्रोग्राम दिया, टोटल अदालत कुछ तो गड़बड़ है, बोलता था ना भैया कुछ तो गड़बड़ है, मस्त गड़बड़ है। इसलिए कुछ आइडिया प्लान सोल्यूशन देते हो ना, बांधना चाहता तो बोले तेल में पहले करते, थोड़ा सा छुपा छुपा के काम चालू है। बहुत सालों से जो है अपने आप को प्रसिद्धि से दूर रखना, इसके चलते आप मुझे जानते भी नहीं। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि भैया गलती हो गई। जितना हम काम करते हैं उतनी प्रसिद्धि करना चाहिए, अच्छे काम के लिए प्रसिद्धि जरूरी है। इस बात के ऊपर मैं आ गया। तो हम इस बात पर थे कि हमारे रिजर्वेशन में एक मोदी पैदा कर दिया हमने बुद्धिवादी मूवमेंट से, एजुकेशन मूवमेंट वगैरह। अभी भी वही चालू है, इसी के बारे में फोन आते रहते हमको, बिहार से। कल परसों कैडर के हम लेके हम उमरेड से, अच्छी अटेंडेंस थी। तो साथियों 24 जुलाई 91 को हो गया, इसको हासिल कैसे किया जा सकता है ये अभी तक सब ऊपर, लेकिन बाबा साहब के मेथड की वजह से हासिल कर सकते हैं हम लोग। तो ये एजुकेशन मूवमेंट नहीं थी, पहले हमने मान लेना चाहिए कि इकोनॉमिकल मूवमेंट थी। इकोनॉमिकल मूवमेंट को खतरा, इकोनॉमिकल मूवमेंट से खतरा नहीं, लेकिन बुद्ध का जो मध्यम मार्ग जो है, खाओ पियो ऐश करो या देह दंडन दो, सोसाइटी को गरीबी में रखो, ये नहीं, और खाओ पियो ऐश करो ये भी नहीं। सम्यक आजीविका का मीनिंग है जो आप जो भी कमाते हो उसको विवेकपूर्ण खर्च करो। वो भूल के जो है सोसाइटी ऐसे बोल, आपका भी 10 गुना बढ़ जाएगा। बुद्ध का इकोनॉमिकल सिद्धांत ये बोलता है, यह मध्यम मार्ग। लेकिन हमने इसको खाओ पियो ऐश्वर्य में डाल दिया। 58वें या 60वें साल में जब वो रिटायर होता है, उसके बावजूद भी वो बिल्डिंग बनाते रहता है, ऊपर का माला बना रहा बोलता है। ये मजाक कर रहा है मूवमेंट के साथ, ये कार्यकर्ता की बात कर रहा हूँ, जनरल लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। जनरल लोगों की बात तो बाबा साहब के विचार नहीं, वो तो कुछ भी कर सकता है। ये कार्यकर्ता कर रहा है, ये कार्यकर्ता। ये खाओ पियो ऐश्वर्य में चली गई मूवमेंट हमारा। फेमस स्टेटमेंट बाबा साहब का, व्हेन कॉन्फ्लिक्ट्स ऑकर बिटवीन इकोनॉमी एंड एथिक्स, व्हेन कॉन्फ्लिक्ट्स ऑकर बिटवीन इकोनॉमी एंड एथिक्स, विक्ट्री इज ऑलवेज विद इकोनॉमी। धम्म मूवमेंट में और आर्थिक मूवमेंट में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा संघर्ष होता है, तो इकोनॉमिक मूवमेंट, आर्थिक मूवमेंट की जीत होती है। बाबा साहब
अभी आर्थिक मूवमेंट की बात बोल रहे हैं लोग, किसी को कार्यकर्ताओं को हमने फोन किया, मोठे लोगों ने फोन किया, आर्थिक विकासाची काय गोष्टी असेल तर सांगा म्हणे, आम्ही खूप स्ट्रॉन्ग कार्यकर्ते होतो काय सर, मैं जानता हूं उनको, लेकिन सारे के सारे जब मुंह खोलते हैं तो ऐसा लग रहा है ये डबल भी हो गया, बुद्धिस्ट बन गया, बुद्धिस्ट बन गया। मतलब वो जो खत्री समाज का था ना, वो भी मुंह खोले कभी मनमोहन सिंह, खत्री समाज का, उस सिख समाज में जो इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग जो लोग होते ना, वो सोसाइटी का था, जब भी खोलेगा पैसा बोलेगा, पैसा पैसा। वो गाना है ना, तू पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों मरती है, एक बात बता दे तू, ऐसा कुछ तो नहीं है, तू पैसे पे क्यों मरती है, ऐसा वैसा, क्या चीज है, क्या बात है, पैसा, ऐसा कुछ तो भी गाना। हमारे लोग भी वही बोलते हैं। इसलिए बुद्धिज्म को जो खतरा है, खाओ भी ऐशो वाला जो इकोनॉमी की जो मूवमेंट जो हमने पकड़ी, कोई भी जो मूवमेंट होती है उसका अगर अनबैलेंस हो गया, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, ये सब साथ साथ में इक्विलिब्रियम में चलनी चाहिए। लेकिन अगर किसी का भी अगर मान लो अनबैलेंस अगर हो गया, एक अकेला आदमी ने भुगतना, सोसाइटी ऐसे होल को भुगतना पड़ता, और खास करके उस सोसाइटी ऐसे होल को नहीं भुगतना पड़ता, आने वाली जनरेशन को भुगतना पड़ता है। मतलब राइट टू फ्यूचर जनरेशन का भी मामला हम लोगों ने नहीं रखा। हाउ डेयर यू, छोटी बच्ची जब पूछती है एनवायरमेंटल पॉलिसी के बारे में, क्या बुद्ध की बाबा साहब की नहीं है, लेकिन छोटी बच्ची पूछती है नॉर्वे की, हाउ डेयर यू आर डिस्ट्रॉयड माय इकोलॉजी, माय मदर अर्थ। तो राइट टू फ्यूचर जनरेशन होते हैं, इसके ऊपर मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन सामने जाते हम लोग। शिवम ने कवर किया कि बाबा साहब अगर आज होते तो ये बोल रहे थे कि ये बर्तन भांडे घासने का काम मत करो सोसाइटी में, हमारे को भी बोल रहे थे, बाकी कोई करे। मतलब जब मरा हुआ ढोर खींचने के लिए मना किया, आज के हिसाब से 50,000 की इकोनॉमी थी, मना किया, आखिरी का स्टेटमेंट भी है, नुसत्या जागृतीचा काही उपयोग नाही, जागृती की वजह से स्वाभिमान आता है, तर समाजाला काही विधाकार्याची गरज असते, बाबासाहेब ने बोले, ये करने वाले हमारा अम्बेडकर सोसाइटी के मार्फत रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मार्फत करने वाले हैं। लेकिन इसका रेफरेंस मिलते हैं कि उनको मरा हुआ ढोर जो है वो खींचने से मना किया, उन भंगी लोगों को ये वाले मीनियल काम करने से बाबा साहब ने मना किया। हमारे सोसाइटी का जो लीडर है ना भंगियों को बोल पा रहा है कि भैया ये काम मत कर, ना हमारे समाज की औरतों को नहीं बोल पा रहे। बाबा साहब ने ये जो उनको ढोर मत खींचो बोले, इसके बदले में मैं कुछ अल्टरनेटिव उपाय करता हूं, ये भी नहीं बोला, ये आश्वासन भी नहीं दिया। धर्मांतर की घोषणा के बाद जो पहला जो प्रोग्राम हुआ, कामठीपुरा की जो महिलाएं हैं उनको ठणकाया बाबा साहब ने, बोले की मी तुमची व्यवस्था करत नाही म्हणून तुम्ही हे काम करणार का? मी माझ्या आया बहिणीच्या हजारो बाया ज्या आहेत त्यांची जर समजा व्यवस्था करत नाही तर त्या पण हाच धंदा करतात का? ये बाबा साहब ने बोले। इसलिए हमारा भी यहाँ पर सवाल है कि सर्वांगीण आंदोलन मतलब अब वो रास्ते का वो नहीं समझे, आप थोड़ा सा इंडिविजुअल है, सम्मिलित होना, ये वगैरह को पोलाइट पकड़ना, जिससे उनका फ्यूचर खराब होता है, वो तो नहीं, अभिभावक करेगा पैटर्न नहीं, पैंथर पैटर्न नहीं, कि हम जो है इन बच्चों के लिए कुछ व्यवस्था करना चाहते हैं। हमारी जो है टांग भी नहीं होती, आमचे एकच पण पुरत नाही सारे, तरी आम्ही प्रयत्न नहीं केले, मोर देन सफिशिएंट ये सब अरेंजमेंट नहीं किया है। हम विभक्त समाज रहने के बावजूद भी ऐसी लाइब्रेरी और ये सब बनाया, विभक्त रहने के बाद ये बनाना बड़ा मुश्किल होता है। टांग नहीं पूरती तब भी किए। मेरा कहना है कि मान लो हम अगर ये है, हम नालायक है, हम नकारा है और हमने बोले कि तुम्हारी व्यवस्था हम लोग नहीं करेंगे, तो आप मूवमेंट में नहीं आएंगे। मेरा सवाल ये है, डबल ड्यूटी बन जाती है।
डबल ड्यूटी बन जाती है कि अगर इन्होंने अगर नहीं कर रहे तो हमें आना पड़ेगा। ये कोई कंडिशन है, कोई लॉ है, कोई बार्गेनिंग है? तुम्ही आमच्यासाठी काय केलं तर आम्ही येऊ? हमने कर चुके, हम कर रहे, अभी भी कोशिश में है। अगर करना है, कब करना है बताओ? एक सेकंड, दूसरा सेकंड नहीं लगाएंगे। कब करना है? अभी करना है। प्रॉब्लम बड़ा है, साथ में मिलकर कर सकते हैं, आ जाओ साथ में करते, ज्वाइन हो जाओ या हम ज्वाइन होते हैं। सोल्यूशन बोल रहा हूं ना मैं। तो यहां पर ये कोई ऐसी लॉ नहीं, कोई कंडीशन नहीं है कि अगर हमने उनकी अगर व्यवस्था नहीं किया इसलिए हम भी सामाजिक कार्य में नहीं आएंगे। जिम्मेदारी डबल बढ़ जाती है, जिम्मेदारी डबल बढ़ जाती है, क्योंकि सिचुएशन कंडीशन जो है उनकी ज्यादा खराब होने वाली है। तो साथियों, इसके बारे में बाबा साहब को बड़ी चिंता थी, इसलिए बुद्धा और कार्ल मार्क्स साधन की बात बोल रहे, साधन की चिंता बाबा साहब को बहुत ज्यादा थी। इसलिए 5 दिसंबर इसमें बाबा साहब गए शाम को, फिर से बाबा साहब के पास बुक जो थी वो दास कैपिटल की थी। इसमें हमारे लोग पढ़ेंगे, पढ़ चुके, ये सब दिख रहा था उनको, ये दिख रहा था। इस समाज का उद्धार नहीं कर पाया तो मैं गोली मार दूंगा, ऐसा बाबा साहब ने बोले। अगर अभी आके बोलते हैं भैया ये इतनी बिल्डिंग है, इस तरीके से ड्रेस, इस तरीके से रहने वाले लोगों को देख के बाबा साहब बोलेंगे इनके लिए मैंने किया, अब तो बोलेंगे भी नहीं, डायरेक्ट मारेंगे। मतलब डायलॉग बोलने के लिए समय लगता ना, वो भी नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट गोली मार देंगे। मतलब इतने नालायक नकारा हम लोग निकले। हार्ड वर्क बोल रहा हूं मैं, लेकिन समझने के लिए बोल रहा हूं, समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो साथियों, बाबा साहब ने जो है हमें आगाह किया कि भैया आपको महाड़ का सत्याग्रह, महाड़ का सत्याग्रह, पानी पीने का हक अधिकार की बात है, काहे भाषण देना चाहिए, लेकिन आप जो है 2 काम कर सकते हो, पांडर पेशा आणि व्यवसाय। मतलब भाषण भी देते वक्त बाबा साहब ने दोनों सोल्यूशन दिया ना, पांडर पेशा म्हणजे नोकरी आणि व्यवसाय म्हणजे त्यावेळेच्या शेतीवर। कोई वाणी बिनी आपको परमिट नहीं करेगा, ये सब बाबा साहब ने बोले। लेकिन बिजनेसेस एंड नौकरी ये दोनों बोले थे बाबा साहब ने। आज मजबूरी की वजह से बिजनेस के बारे में बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि मजबूरी की वजह से अगर बिजनेस के बारे में अगर बात बोल भी रहे होंगे ना, महिलाओं का एंटरप्रेन्योरशिप कहां बोल रहे हैं? 2500 साल पहले जो है टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज महिला ने ओपन करना चाहिए, ये बुद्ध ने कहा था, बुद्ध ने 2500 साल के बाद महिला छोड़ो, आदमी जो पुरुष होता है ना, इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में ये पुरुष भी नहीं सोच रहा। महामानव महापुरुष झूठने बोलते, महामानव महापुरुष ऑलमोस्ट हमारे सोसाइटी के कुटुंब प्रमुख होते, कुटुंब प्रमुख और बुद्धिमान लायक कुटुंब प्रमुख की अगर बात अगर हम लोग नहीं सुनते तो उस कुटुंब का जो है बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ना बुद्ध के सुन रहे हम लोग, ना बाबा साहब की। भयंकर भयंकर प्रकार से जो है सोल्यूशन दिया हुआ है। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन नौकरी पेशा, क्लास, मास, एजुकेशन मूवमेंट, इसके बारे में बाबा साहब का सब सारा का सारा सूत्र खचाखच मारा हुआ है। इसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज्यादा गलती है। इन्होंने भी इस तरीके से प्रोग्राम जो है मान लो ये लिया भी उन्होंने कभी, ये खाली ऊपर का विषय। सोल्यूशन दूंगा ये बैक टू सोसाइटी जो नीचे का है, ये टोटल थर्ड क्लास कॉन्सेप्ट है, थर्ड क्लास कॉन्सेप्ट है। बाबा साहब बुद्ध की जो कॉन्सेप्ट है, बाबा साहब अमेरिका जाते बोलते मैं अगर खाली इंडिया में पैसे भेजूं, अनटचेबिलिटी इरेडिकेशन की मूवमेंट आप चलाओ, होता था क्या मनसूची का सारे ये रखा इन्होंने बैक टू सोसाइटी। बाबा साहब बोलते हैं कि गो बैक टू सोसाइटी विद एक्शन टाइटल रखा, ए बैक टू सोसाइटी नहीं, उसके ऊपर की बात बोल रहे, गो बैक टू सोसाइटी। अगर ये चला गया, शीलवान है, सदाचारी है, ईमानदार है, बेईमान नहीं है, गो बैक टू सोसाइटी, ये चला जाता है सोसाइटी, ये सोसाइटी का ज्यादा नुकसान करेगा।
इसलिए उसने विद एक्सेट आइडियोलॉजी के साथ जाएगा। इसलिए पे बैक टू सोसाइटी का जो सिद्धांत है, ये जिन लोगों ने लाया वो आधा अटकाने वाला कार्यक्रम है। एक फोन जाता है, साहब ये स्ट्रक्चर बनवा चाहिए, ये बनाना है, सिर्फ फोन जाता है, 1 लाख पढ़ा दे और भेज देता है, खाली ऐसा फोन करता है। हम लोग कार्यक्रम के लिए 100, 200, 500 ऐसे कलेक्शन करते हैं। ऐसे फोन जाते बोलते हैं साहब 1 लाख पढ़ाओ, 1.5 लाख पढ़ाओ। वो भी करप्शन कर रहे हैं, ये भी करप्शन कर रहा है। उसके राज उसको मालूम है, इसके राज उसको मालूम है। करप्शन के पैसे से बन रहे हैं, समझे क्या? पे बैक टू सोसाइटी। मैं क्या बोलता, पे बैक टू सोसाइटी। 2 रुपए 5 रुपए किसी में से निकाले जैसा, 2 रुपए 5 रुपए निकाल के किसी में से दे जैसा है 1 लाख 2 लाख कुछ लोगों के लिए। पे बैक टू सोसाइटी का सिद्धांत बताओ। मतलब बामसेब के मार्कों से जो पे बैक टू सोसाइटी आया, वो पैसा देता है, वहां पर नदारत है। हम बोलते हैं हमको पैसा मत दो, यहाँ पर उपस्थिति करो। ये हम कलेक्शन क्यों करते हैं? लोगों को यहाँ पर जुटाने के लिए ना। आप यहाँ पर जुट जाओ, पैसे की क्या जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना, एनलाइटन हो जाएंगे। विदाउट पैसे से मूवमेंट कैसी चलाई जाती है पूरी दुनिया में? एक बढ़िया सूत्र जो बुद्ध ने जो दिया ना, उसको निर्वाण की बात बोल दी और उसका घरदार सारा का सारा जो है छीन गया। मतलब बाबा साहब के हार्डवर्ड इसके भी भारी है। अब कोर्स पैसे की जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती ऐसे नहीं, मेरा अर्थ का आनंद नहीं लेना। लेकिन साथियों, ये जो मामला सारा जो हो गया, वो ये हुआ कि जिन ऑर्गेनाइजेशन ने ये सब बातें बोले, जो एजुकेटेड क्लासेस जो है, बाबा साहब ने वहां पर इंटेलेक्चुअल क्लास बोला, मास को प्रभावित करना है। ये इंटेलेक्चुअल बन गया कौन? ये इंटेलेक्चुअल इंडिविजुअल बन गया। क्या करो मैं? ये ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है, ये हेड इतना इंटेलेक्चुअल है, ये इंटेलेक्चुअल वन है। बाबा साहब ने क्लास बोला, अगर क्लास बनेगा तो मास को प्रभावित करेगा। ये एक अकेला कर पाएगा? एक अकेला कर पाएगा? तो बाबा साहब ने यहाँ पर इंटेलेक्चुअल क्लास बोला, उसके कुछ वर्चुअल बताया। आज नहीं बोलूंगा क्योंकि सोल्यूशन की तरफ जाना है हमको, फास्ट करना। हायर एजुकेशन बोले बाबा साहब ने, उस टाइम में फॉरेन एजुकेशन बोले। हो गया ना? नहीं हुआ क्या? हायर एजुकेशन भी हो गया, फॉरेन एजुकेशन भी हो गया। अरे प्री नर्सरी एजुकेशन जो है वो फॉरेन में हो रहा है अभी। हमारे समाज के बच्चे अब अमेरिका में पैदा हो रहे हैं, जो 10-20 साल से, आज कौन सी तारीख है? 7 ना 10 तारीख को हमारे कार्यकर्ता याद हो जाएंगे। 20 साल से वहीं पर वो मिलने के लिए आए थे मुझे, कि कुछ अच्छा काम कर रहे करके मिलने के लिए आए थे। वो बस गए वहीं पर, वो नहीं आने की तरह। लेकिन बाबा साहब की मूवमेंट चलना चला रही, सब चल रहा है। बच्ची हुई, ग्रीन कार्ड मिल गया। बाबा साहब ने हायर एजुकेशन फॉरेन एजुकेशन बोला, अरे यहाँ तो अभी प्री नर्सरी का एजुकेशन इस फॉरेन में चल रहा है। मतलब जंप देखो कितनी ज्यादा, लेकिन इकोनॉमिकल जानवर बनता है इकोनॉमिक मूवमेंट से ही। पैरासाइट बोला है बनिया लोगों को बाबा साहब ने, ब्राह्मणों से ज्यादा लुटका रहे उन लोगों को। जो 54 में जो बाबा साहब ने बोला 10, 20, 30, 10 एडवोकेट, 20 इंजीनियर और 20 डॉक्टर, 10 एडवोकेट, 20 डॉक्टर, 30 इंजीनियर अगर है तो वो सोसाइटी प्रगल्भ होती है। उसके तरफ आंख उठाकर देखा नहीं जा सकता। काका कालेकर रिपोर्ट को जो बाबा साहब ने बोला, 10, 20, 30 को तो कब के पार कर चुके ना हम लोग, कब के, तब भी आंख उठाकर देख रहे हैं। कैसी एजुकेशन मूवमेंट है? डॉक्टर, वकील, इंजीनियर एजुकेशन के साथ संबंधित है। डॉक्टर, वकील, ये एजुकेशन के साथ संबंधित है ना। तो बाबा साहब ने 10, 20, 30 का आंकड़ा दिया, अब तो लाखों करोड़ है। आप उठा के नहीं देख सकते बोलते। ऑफकोर्स ओबीसी के बारे में बोला था बाबा साहब ने,
लेकिन क्या ओबीसी के बारे में 6 क्राइटेरिया लगेगा? नहीं ना, हमारे ऊपर तो लगता है। तो साथियों, इस तरीके से इसके जो सॉल्यूशन वगैरह जो पॉइंट है, उस सॉल्यूशन की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे, थोड़ा सा समस्या के बारे में बोलूंगा। सॉल्यूशन बोलते हैं कि क्या एग्रीमेंट करते हो आप लोग उनके साथ? अभी भी क्या एग्रीमेंट कर रहे हैं हम लोग? एग्रीमेंट की बात बोल रहे बाबा साहब, ये करना चाहिए। अंबेडकर नामा वाले जो प्रोफेसर रतन लाल है, उन्होंने कुछ स्टूडेंट को भेज रहे हैं, उनसे मुलाकात भी नहीं। और मैंने जब उनको बोला अरे एग्रीमेंट वगैरह कर रहे, साहब बोले अभी क्या एग्रीमेंट करेंगे? मतलब देखो मूवमेंट कौन सी चला रहे हैं, अंबेडकर करेंगे मूवमेंट कौन सी चला रहे हैं, उनसे हम अभी एग्रीमेंट नहीं कर सकते। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी ऐसा बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मजबूरी का नाम एग्रीमेंट। अरे तू उसको फॉरेन में भेज रहा, तू उसको फॉरेन भेज रहा, तू आपका है उसका, तू बाप है उसका, तू मालिक है उसका, लॉर्ड है। एग्रीमेंट नहीं करते हो। बाबा साहब की बात बता रहा हूं, ये सॉल्यूशन बताया। अभी भी अगर मान लो इन स्टूडेंट लोगों के बारे में, जो 3 साल का जो बच्चा का मैंने बताया, वो स्वार्थी होता है कि वो अपने खिदों में रहता है, वैसे जो टीनेजर ये जल्दी मूवमेंट में खाली इसके लिए हमारा सब कारभार है जे आमच्या आठवडा कशासाठी आहे की लवकरात लवकर तो ऑर्गेनायझेशन मूवमेंट मध्ये आला पाहिजे। वैसे बाबा साहब ने 12 साल की उम्र बताया, 12वें साल में तो आएंगे। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट फेडरेशन में 12 साल जो उम्र है वो डिसाइड किया। 8वें साल में तथागत आ गए थे, और उसी उम्र में बाबा साहब जो है उनके घर में वो सब चालू हो गया था कारभार। क्या कि बगैर आरती किए, बगैर पूजा किए उनको खाना नहीं मिलता था। तो बोलते मैं धार्मिक था। हमारे लीडर धार्मिक नहीं, हमारे लीडर लोग जो है धार्मिक नहीं है। ये वोट किया बाबा साहब ने 1956 18 मार्च आगरा में बोले कि अपने लोगों की सेवा इसलिए नहीं करते क्योंकि ये धार्मिक नहीं है, शायद धार्मिक नहीं है, सब बाबा साहब बोलते। तो इस तरीके से धार्मिकता की उम्र 8 साल, इनसे रिलैक्सेशन है 12 साल में। तो साथ ही एग्रीमेंट बोलते बाबा साहब। और अभी के टाइम में अगर मैं सोल्यूशन अगर बोलूंगा तो सोल्यूशन आते हैं। मतलब सहजल गायकवाड़ ने जो ताई ने बोला या किसी ने बोला कि उसको बाबा साहब को 2 सवाल पूछे, कौन से सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, हमारे समाज की ऐसी अवस्था की हुई क्या हुई, ये सब पूछे। 16वां साल का विवाह जो है वो ये जवाब देते हैं, इलेक्ट्रिशियन को कॉलेज के लिए लोग फॉरेन के लिए नहीं है। छोटा सा 16वें साल का विवाह, 16वें साल का इंसान जो है एजुकेशन जो लेता है सोसाइटी के लिए। हमारे समाज का बच्चा 30 साल का कौन सी अंडरवियर कौन सी बनियान परचेज करना चाहिए, इसका सेंस नहीं उसको। वो सोसाइटी के लिए एजुकेशन लेता है और सोसाइटी के लिए शादी करता है वो इंसान। ये सब है ना हमारे सामने ऊपर सहजल गायकवाड़ के साथ। इसलिए बाबा साहब एग्रीमेंट बोल रहे हैं, इसलिए एग्रीमेंट, इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं गया। इसलिए उनको पूछना चाहिए इंटरव्यू में, यहां पर एंट्री देने के लिए पहले उसको पूछना चाहिए बलून तो मालूम नहीं क्या देते। ये सवाल जो है अभी जरूरी है। बलून तो मालूम नहीं क्या, पीएचडी वालों को पूछो, वतनदारी मालूम नहीं क्या, ये सारे फॉर्म जो गड़बड़ी के हैं, जो थे विद्यमान थे, वो लायक तो तभी से रहेगा ना जब अपना इतिहास जानेगा। स्टेटमेंट है ना बाबा साहब का, उसको नहीं बोलता हूं मैं। बलून मालूम है क्या, वतनदारी मालूम है क्या, अनटचेबिलिटी मालूम है क्या? क्या पूछते ये भी सवाल? अनटचेबिलिटी के लिए पूछते उसको, मनोहर जी, अनटचेबिलिटी के लिए पूछते उसको, मालूम है क्या? थोड़ा सा कभी सुना है क्या? ये भी नहीं पूछते हैं। धम्म संस्कार में ये तुमको गोभरा नाम की पद्धत मालूम है क्या? बिहार में गोबर में का अनाज खाते थे हमारे, ये पूछना जरूरी है। तो पढ़ेगा ये क्या पूछ रहा है, ये गोभरा मालूम है क्या? जड़गांव भूसावल में ब्राह्मण भोजन होते थे और झूठी पत्रावली के लिए हम लोग जो है लाइन लगाते थे दूसरे दिन, बाबा साहब ने बताया। और अगर किसी ने लाइन तोड़ा, सभी लोग थे वहां, राम टेके, गेटा, मिश्रा, मंगल, दंबारे, कुंबारे, बनसोड़ सारे वारे सब थे, कोई कहीं गुजर दाखिल नहीं है, घर पहले सगळे लोग थे।
तो जळगाव भुसावळ में जो पता चली थी, तो हमने पूछना चाहिए कि बाबा साहब ने ये घटना बताया, तेरे को मालूम है कि कम से कम छोटा सा तो स्टेप किया मैंने इंटरव्यू के बारे में कि दूसरे दिन लाइन लगी रहती थी, अगर लाइन अगर टूटी तो कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ते थे। बाबा साहब बोलते हैं जिंदगी जीने का इतना नीच लेवल इतिहास में कभी नहीं रहा। मराठी में तो बहुत भारी वर्ड है, हिंदी में मैं हो गया तो पोलाइट हो गया। तो पूछना चाहिए स्टूडेंट लोगों को कि जळगाव ब्राह्मण मुझे मालूम है क्या, एट्रोसिटी मालूम है क्या, सोशल कॉन्शियसनेस है क्या, सामाजिक जागरूक सामाजिक एहसास है क्या, एजुकेशन लेके क्या करेगा, जो बाबा साहब को पूछा कि क्या वैसी इंस्पायरेशन है तेरे में अभी से, वैसा कोई जज्बा है कि इंस्पायरेशन टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस कि जो सोसाइटी में चल रहा है, इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन, सोशल एक्सप्लॉयटेशन, जो एट्रोसिटीज हो रही है, वो प्लानिंग करते हैं वो लोग, हमारे दुश्मन, वो गड़बड़ करते हैं हमारी सोसाइटी के लोग। इसके बारे में इंस्पायरेशन टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, कम से कम एजुकेशन का ये कम से कम 2 क्राइटेरिया तो होना चाहिए कि उसमें सोशल कॉन्शियसनेस आना चाहिए एंड इंस्पायरेशन आनी चाहिए टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। वो आदमी फिर जीता कैसा, ये उसको पूछना चाहिए। सॉल्यूशन बोलते बाबा साहब इसके ऊपर, एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द एजुकेशन, बाबा साहब का स्टेटमेंट था, एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द एजुकेशन इज टू सोशलाइज द पीपल एंड मोरलाइज द पीपल। अब बताओ, जिन लोगों ने इतना सारा एजुकेशन लिया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद चिल्ला रहे, लेकिन एजुकेशन तो फिर भी मिल रहा ना सारे, नहीं मिल रहा ऐसा नहीं ना। बाबा साहब बोलते हैं कमी भेटलं त्याच्यातून त्याचं सोनं करून टाका, फिर आपको एजुकेशन है, वो नकार ही नहीं रहे। बाबा साहब के मेथड पर हम जा ही नहीं रहे। और जब एजुकेशन था तो वैसा भी कौन सा तीर मारे। मैंने अपने सोसाइटी के एक आदमी को बोला, आप सोसाइटी में मिक्स नहीं हुए, जो नौकरी में गए वो नालायक नहीं हुए क्या? बोले हाँ। वेयर दे डिजर्व टू बी एंटर्ड इन, कौन सा नौकरी, क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट, वो नौकरी में जाने के लिए डिजर्विंग कैंडिडेट थे क्या? मेरे मुंह से निकल गया। इसलिए रिजर्वेशन का झाड़ जो है कट जाना चाहिए, ऐसा मैं समझाने के लिए बोला, मनाई नहीं, लेकिन वो डिजर्विंग लोग नहीं थे। मेरा बोलना है कि आप ही डिजर्विंग है। एम्प्लॉयमेंट में जाने के लिए जो लोग जो कुछ सब सारी कसरतें कर रहे हैं, जो नौकरियों में गए एजुकेशन लेके, 51% समाज में मिक्स नहीं हुए, जिनको नौकरियां मिली वो डिजर्विंग थे क्या? वो कम्युनिटी में नौकरियों में जाने के लिए डिजर्व करते थे क्या? जब नाला बन बैठे थे, सोसाइटी में वापस ही नहीं आए, मिक्स ही नहीं हुए, अभी भी नौकरियों में जाना चाहते हैं क्या? डिजर्विंग कैंडिडेट्स है वो, डिजर्विंग कैंडिडेट्स है वो, अभी भी नहीं। इसलिए हमने स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। अपनी एनर्जी लिमिटेड होती है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन छोटा होता है, बिखरा होता है, टुकड़े में होता है, इसलिए उसकी एनर्जी, मनी, टाइम लिमिटेड होती है। तो उसका इस्तेमाल हमने आपने अच्छा बोला, पहले अपने देखना चाहिए चीजों का। मैं भी कुछ कर चाहता हूँ भैया, बाबा साहब का भी यही है, जो ज्यादा कॉमेडी, ज्यादा डिप्रेस, ऑपरेशन, सप्रेस है, उसी के बारे में सोचो। बाबा साहब बोलते हैं गलत नहीं होती, इसके बावजूद भी अरे ओबीसी के लिए भी मूवमेंट चला है बाबा साहब ने, वतनदारी, खोद वगैरह ये जो शब्द था ये उनके लिए। अरे हिंदू कोड बिल के लिए अगर मान लो रिजाइन लेते तो हिंदू कोड बिल मतलब क्या? वो हिंदू महिला मतलब ओबीसी महिला नहीं क्या? तो ओबीसी के लिए तो हुआ ना, ओबीसी के लिए रिजाइन किया, ये तो सब है। लेकिन ओबीसी उस महिला के लिए अगर मान लो रिजाइन किया तो ओबीसी के लिए नहीं है काम नहीं, ये खाली महिलाओं के लिए बोल देंगे। तो साथियों, ये सारे सवाल जो है ये उसको पूछना चाहिए। जो एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द एजुकेशन जो है, जो बाबा साहब ने बोला, इसको प्रचारित करने की जरूरत है, टू सोशलाइज द पीपल एंड टू मोरलाइज द पीपल। ये एजुकेशन का एम एंड ऑब्जेक्ट था, जो सोसाइटी में कभी बाबा साहब ने जो बोला वो नहीं किया।
12वें साल में समाज में आने के लिए कहा। शरद विवेकाचार्य का वो भी फिर से तथागत ने बोला, जो मैंने पहले बता दिया आपको कि गो बैक टू सोसाइटी विद एग्जैक्ट आइडियोलॉजी। अब इसके पहले जो भी आइडियोलॉजी थी वो श्रमण संस्कृति की थी, फिर से श्रमण संस्कृति के नाम पर फिर से एक संघ आ गया, वो बहुत ज्यादा डैमेज करने वाला सोसाइटी को। श्रमण संघ स्कोप बनना, उसके मेंबर बनना, श्रमण जो इसको बुद्ध ने डिस्कार्ड किया, श्रमण परिव्राजक इसको डिस्कार्ड किया, बाबा साहब बोल रहे, और उसको ऑर्गेनाइज करके एक भिक्षु संघ बोला, ऑर्गेनाइज करके भिक्षु संघ बोला, फिर से श्रमण संस्कृति जो पहले की जो डिफीटेड जो मेंटालिटी है वो सोसाइटी में लेके आए। तो इससे जरा सा बच के जिस जगह पर बाबा साहब जो है ये बोलते हैं कि एजुकेशन देना, मतलब कॉन्फरिंग एजुकेशन टू द सोसाइटी इज द सोलली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने ये किया कि बुद्ध ने कब स्कूलें खोला, कब कॉलेज खोले, उन्होंने तो क्रांति की है। ये वामसे में से आया नंबर जी, ये बात वामसे में से आया। अभी मैंने 1 साल पहले सुना कि बीडी बोरकर जी जो है बोल रहे थे कि भैया स्कूलें तो खोलना है, खोलना चाहिए, कॉलेज तो खोलना है। सबसे पहले विरोध उन्होंने किया, लेकिन कैसे खोली जाए अभी इसकी अकल नहीं हमारे पास। समझे, कैसे खोली जाए ये अकल नहीं है। जब बाबा साहब बोल रहे कॉन्फरेंसिंग एजुकेशन टू द पीपल इज द सोलली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाबा साहब। और खुद ही बाबा साहब जो है ये कॉलेजेस खोलते हैं, सीधा वो बिलिंग कॉलेज को कंटोनमेंट एरिया में खोले, और कितने बोर्डिंग जो है ऑफकोर्स अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी के मार्फत, अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी के मार्फत अक्रॉस इंडिया में ग्रामीण के एरिया में, जैसे शुभम ने बताया, करीब 6,500 तहसील है। इतने लेवल के ऊपर हमने स्कूलें वगैरह खोलने की जरूरत है। क्या कह रहा हूं मैं, इतने ज्यादा प्रमाण के ऊपर स्कूलें, कॉलेजेस, हॉस्टल, हॉस्पिटल, बैंक, इंडस्ट्रीज, ये खाली सर्वांगीण आंदोलनों से युवा वर्ग उदासीन है, यही सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर सॉल्यूशन है कि युवा वर्ग आपको मिलेगा कहां से। हम सब जो बोलते हैं कि युवा वर्ग नदारद है, माता रे पिता रे रिश्ता, बात सही है, युवा वर्ग नदारद है, लेकिन इसका सोर्सेस लाएंगे कहां से। बाबा साहब का सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन ये है कि ये जो सोर्सेस अगर आपको लाना है, आप एसएलटी में भेज दो ना भैया, कम उम्र में डिसिप्लिन सिखाते ना हम लोग। डिसिप्लिन गलत है, माँ बाप की सेवा सिखाएंगे ना वो लोग। जो समाज की सेवा, समाज का उद्धार की बात है, वो माँ बाप की रिस्पेक्ट एंड सेवा अपने आप आ गई। 7 दिन का टोटल प्रोग्राम है एजुकेशन, ये अपने आप हो जाएगा। उसका ड्रिल है, इसलिए साउंड बॉडी है, साउंड बॉडी है तो साउंड माइंड आ गया अपने आप। साउंड बॉडी है, साउंड माइंड आया। एजुकेशन का वजह से अगर मान लो नौकरी का अगर उसको कोई प्रॉब्लम अगर आया, तो नौकरी का, रोजगार का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाता है, होना होता है वो। एक सोर्स वो है। दूसरा सोर्स है कि बचपन में उसको जो है दम्भ दीक्षा दे दो। इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन बचपन में जिन ब्राह्मणों की दीक्षा होती है वो सोसाइटी में है 50% मेंबरशिप है, सिर्फ आदमियों को दीक्षा है, औरतों को नहीं है। या बाबा साहब ने जो दीक्षा दिया, आदमी औरत दोनों को दिया, आदमी औरत दोनों को दिया। वहां आदमी को दीक्षा है, दोनों बेटर है, हम नहीं डाले दोनों को देने का। लेकिन सोर्स है सोसाइटी में यंगस्टर का, सोर्स है सोसाइटी का, सोसाइटी में मुसलमानों का 50% खाली फिर से रिप्रेजेंटेशन। आदमियों को दीक्षा है, औरतों को नहीं है। इधर दोनों को दीक्षा है, वो कट्टर है, हम ढीले ढाले हैं। सोच हो सकता है अगर मान लो इधर अगर हमने अगर बच्चों को दीक्षा दिया, बाबा साहब ने इसका कोट किया ना कि दीक्षा नहीं लेने की वजह से धम्म खत्म हुआ, अभी फिर से दीक्षा नहीं क्या होगा। सोर्स समता सेंटर से है जहां हम भेजने वाले नहीं, इसलिए माँ बाप के ऊपर वो रहेंगे कहाँ, हॉस्टल में रहेंगे ना रामदेवी जी। अगर ये हॉस्टल में रहता है, हमारे विचारधारा में आता है
यहां से सोर्स मिलेगा। उपाय बता रहा हूं, सोर्स, ये जो सोर्स है वो यहां से मिलेगा। उनका सोर्स अलग है, मुसलमानों का अलग है, क्रिश्चियनों का अलग है, ब्राह्मणों का अलग है। दीक्षा के हिसाब से बाबा साहब का इधर दिया हुआ है, समता सिंह का इधर दिया हुआ है, और बाद में जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो कहा हमने, जो स्कूलों से, जो हॉस्टल से, अगर उस हॉस्टल में रहता है तो वो जो यंग एज में रहता है ना, हॉस्टल बूढ़े रहते क्या, ये सोर्स हो सकता है। हमने हमारी अगर विचार ये तो किया थी, फिर उदासीन क्यों, ये सब दे रहे हैं। साथियों आगे जाते हैं। बहुत से कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ मुद्दे हैं, कुछ लिख के लाया था, बहुत छोड़ रहा हूं मैं। आगे हम जब जाते हैं तो देखते हैं कि जो दुनिया की डेमोक्रेसी, एजुकेशन में डेमोक्रेसी, यूनिफॉर्म एजुकेशन, ये सब बातें, ये सब प्रॉब्लम हो गई। ना स्टूडेंट डील करने वाला है, ना कार्यकर्ता कर रहे, ना ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसके लिए जो बाबा साहब जो है, जो टीचर लोगों को भी कहा और स्टूडेंट लोगों के लिए भी कहा कि टीचर को रोज एक नया सवाल पूछना चाहिए। बाबा साहब टीचर को रोज एक नया सवाल पूछना चाहिए जो हमारे स्टूडेंट नहीं पूछ रहे, और ये व्यवस्था नहीं है। इसलिए भारत की एजुकेशन व्यवस्था गड़बड़ है, ऐसा नहीं है। जगाचे राज्य धारण का मतलब क्या, दुनिया की शैक्षणिक व्यवस्था सुधारनी पड़ेगी हमको, सारी दुनिया की। फॉरेन अफेयर पॉलिसी बाबा साहब की ऐसी नहीं है खुद के देश के बारे में, अपना वाले सारी पॉलिसी एकदम इंटैक्ट रखो और किसी देश को दबाव वाला कार्यक्रम नहीं है। न्यू सोशल ऑर्डर, न्यू ह्यूमन ऑर्डर वाले अगर ये दो लोग अगर है तो किसी को दबाने वाली पॉलिसी नहीं होती। इसलिए पूरी दुनिया की जो डेमोक्रेटिक एजुकेशन सिस्टम है वो नहीं अगर है मान लो तो डूबने वाला कारभार है। जगह से राज्य धारण करा, इसका संदर्भ मैं इस हिसाब से जोड़ रहा हूं। तो साथियों, नागसेन और मिलिन, तो नागसेन जैसा हो, मिलिन जैसा वो स्टूडेंट है, इसलिए नहीं कि मिलिन हार गया बाबा साहब बोलते और नागसेन जीत गया, वो बौद्ध बना, इसलिए नहीं, लेकिन उसकी इंटेलेक्चुअल जो ऑनेस्टी है, बाबा साहब कहते हैं, उसकी जो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है, इसके वजह से मैंने इस कॉलेज का नाम जो है मिलिन दिया हुआ है। मुझे तो ना नागसेन नजर आ रहा है, हजारों प्राध्यापक बने, हजारों स्टूडेंट बने, एक से एक। मैं कैडर कैंप देता हूँ यहाँ पर और 11 से 4-5 बजे तक बोलते रहता हूँ, पहले से इसलिए देता हूँ भैया हम लोग नागपुर के लोग हैं, नागपुर के लोग सवाल पूछ के लोगों के कपड़े फाड़ने में नंबरी है, पागल बना देते। तो आप जो सवाल जो है एक पूछो, दो पूछो या 10 सवाल पूछना, लेकिन दिन भर मुझे प्रेजेंट करने दो। शाम को जितने सवाल पूछना है सवाल पूछना, शाम को मुझे सवाल ही नहीं पूछते, और फिर उल्टा मैं उनको सवाल पूछता हूँ कि आपने सवाल क्यों नहीं पूछा। तो उनके साथ प्रश्न विचारण्यासारखं काहीच नव्हतं, मैं उनको जवाब देता हूँ भैया ऐसा नहीं है। यहाँ जितना भी मैंने लिखा है ना, ये भी रेफरेंस है बाबा साहब, और ये आज भी जो लागू है वही बातें हैं, और ये रेफरेंस बाबा साहब के रहने की वजह से आप मुझे सवाल नहीं पूछ रहे। अदरवाइज नागपुर में काम करना मतलब तारेवरच्या कसरपेक्षाही भयंकर काम आहे बरं। कांशीराम को नहीं जाना, रेफरेंस है द बुद्ध एंड द मूवमेंट। सिद्धार्थ ने राजगुरु चुना चाहा तत्ववादी बुद्धिमान व्यक्ति, डरा नहीं इंसान। इसलिए अगर आपकी जो श्रद्धा इन द फेथ इन द सेंस ऑफ नॉलेज, आपका इंटेलेक्चुअलिज्म, ये अगर बाबा साहब के साथ अगर आपका अगर इंटेक्ट अगर है तो ना आप राजगुरु एरिया से डरेंगे ना नागपुर से डरेंगे। इसलिए हमने जो स्टार्ट किया ये नागपुर से स्टार्ट किया कि यह सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जो प्रोग्राम है ये नागपुर से स्टार्ट किया। मतलब 1 साल और अगले साल 2 ही साल नागपुर में रहूंगा मैं, वो क्यों, तो उसका कारण है उसके बाद पूरा पैर पसारने वाले हैं नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, ऑल अंडर वन रूफ। जब मैं कहता हूँ ऑल अंडर वन रूफ, बाबा साहब अगर इस टाइम रहते तो क्या करते? बाबा साहब रहते तो रिपब्लिकन वहीं पर, समता सिंह देव वही, भारतीय बौद्ध महासभा सभा वही, पीपल यूनियन सोसाइटी वही, बुद्धिस्ट सेमिनरी वही, स्कूल फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वही, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल वही। हम भी वही कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं, ऑल अंडर वन रूफ, ऑल अंडर वन रूफ जो बाबा साहब ने बोला।
और कैसे संगठित नहीं होते कर डालेंगे। अगर मान लो संगठित नहीं होंगे तब तक पलट कर डालेंगे। सोसाइटी के अगर मान लो अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो वो सोसाइटी की बना के रहेंगे, वो नहीं करने वाले, हमको मालूम है, इसीलिए कार्रवाई करना पड़ा। आड़ वाटे में जावा लागू रहे हमको पूछते डायरेक्ट भारतीय मध्य महासभा पर बनाता के मेरे अध्यक्ष बोलता, समझे? अभी ऐसा बोलना पड़ रहा है। समता सेंटर वाले पट मला अध्यक्ष मैं डेजर्वी कैंडिडेट हूं, मैं अध्यक्ष बनाने का, आप मेरे को मेंबर बनाते हो, बोले कहां पर रखोगे बताओ? समता सेंटर में मुझे कहां रखोगे बताओ ना आप, कि मुझे आप जो है वो स्टेट लेवल पर रखोगे, रीजनल लेवल पर रखोगे आप, उसके ऊपर अगर मेरी कैपेसिटी है मैं खुद ही अपना ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर सकता हूं। वैसे मेरे में चाह नहीं है पद प्रतिष्ठा पैसा की, इसमें से निकला हूं। मैं मानता हूं कि मेरे ऊपर बाबा साहब की मेहरबानी इतनी ज्यादा है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में हमने डेमोक्रेसी रखा है। मैं परमानेंट नहीं रहूंगा, मैं ये नहीं सोचता हूं कि मेरे जैसा जो है कोई आदमी बने तो मैं हैंडल करूंगा। मैं 40 लोगों को निर्माण करने की विचार में हूं, 40 लोगों को, और उनमें से मैं देखूंगा कि अगर वो 19-20 भी है मेरे लेवल के नहीं है तो मैं उनको हैंडल कर दूंगा। इसको आबाद करो या बर्बाद करो, आप करते करते सीख जाओगे ना। तो पद प्रतिष्ठा पैसा कितनी, इसमें से अगर आप निकलते हो 40 खोज रहा हूं, 40 से ज्यादा मिलेंगे मुझे मालूम है। बाबा साहब के नाम पर मर मिटने वाले, ईमानदार रहने वाले, जेब में से खिसा में से पैसा खर्चा करने वाले बहुत है सोसाइटी में। खाली हमने बाबा साहब का जो सूत्र है, एक सेंट्रल लाइन जो बाबा साहब की जो बोली हुई है, इसको ना इधर कुछ भी नहीं करना है। और इसीलिए अगर मान लो लीडर एंड ऑर्गेनाइजेशन अगर बिगड़ता है, अरे ऑर्गेनाइजेशन और लीडर जो है 5-10 साल बहुत ईमानदार रहते हैं, लेकिन बाद में 10 साल के बाद अपने हिसाब से नंबर भी चलते हैं। उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस कहां से? अगर आप सोसाइटी को एनलाइटन नहीं करोगे ना। बाबा साहब बोलते की एखाद्या माणसाची उंची खूप वाढली, पैशानं, बुद्धीनं, लीडरशिपनं आणि समाज लीडर बड़ा है, तो मतलब क्या? इसलिए इंक्लूसिव ग्रोथ जो है बाबा साहब ने तो बोला, अभी आजकल ये मामला चल रहा है। तो इस तरीके से अब जो भी कुछ गड़बड़ हुई, अब ये गड़बड़ होने देने की नहीं है। इसलिए 6 प्रकार की ट्रेनिंग का प्रिस्क्रिप्शन किया हुआ है। विदाउट ट्रेनिंग से किसी को जोड़ते नहीं। मैं जिस जगह पर हूं लीडरशिप दे रहा हूं, किसी को भी लगता है अपना ऑर्गेनाइजेशन बढ़े, किसी को भी लगता है अपना ऑर्गेनाइजेशन में लोग जुड़े, लेकिन मैं हाई नहीं कर रहा हूं, वेटिंग पर रखते लोगों को, देखते इसमें कितना स्वार्थ है, कितना एस्पिरेशन है, कितनी महत्वाकांक्षा है इसमें। इसकी महत्वाकांक्षा मार सकते हैं क्या हम लोग? इसलिए स्टेप बाय स्टेप जो उसको एंट्री देते, नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोल देता हूं कि कोई अगर ज्वाइन भी हुआ तो फिर बोलते पहले आभार प्रदर्शन कर दो, फिर संचालन करो, समझ में क्या चालू है? ट्रेनिंग के साथ प्रैक्टिकल भी काम चालू है। इसलिए एस्पिरेशन देखते हैं कि चमकों वाले तो नहीं है। ऑफकोर्स आप जब ईमानदार रहते हो, मुझे पद नहीं चाहिए, ऐसा प्रैक्टिकली अगर आप करते हो आपको पद मिलता है। क्या उल्टा फॉर्मूला है भाई। तो इस तरीके से साथियों जो सॉल्यूशन जो है इस तरीके से जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप इतना समय बोला मैंने, लेकिन नागसेन मिलिंद नहीं नजर आ रहा। 12वें साल में आने के लिए कहा, मैच्योरिटी सोसाइटी में नहीं है। 50-50वें साल का जो 1-2 कार्यकर्ता जब मिलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के लोग, तो वो संवाद नहीं करते, विवाद करते हैं, सही कि नहीं? एक ही ऑर्गेनाइजेशन की विचारधारा में, लेकिन वो संवाद नहीं करते, विवाद करते हैं। इसलिए मैं बोलते रहता हूं कि भैया बुद्ध एंड बाबा साहब जैसे जो लोग हैं ना, मुसलमानों को मिले ना क्रिश्चियन आपको मिले, उम्र के 18वें साल में आपकी मैच्योरिटी होना चाहिए, परिपक्वता, चर्चा, डिस्कशन। आपने जब अच्छा बोला 28वें साल में साउथ बोरो कमेटी के सामने बाबा साहब को 28वें साल में एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में एक ड्राफ्ट दे रहे। ज्योतिबा फुले ने जब स्कूल खोला खाली 21 साल, 21वें साल में स्कूल खोली जाती क्या? 1827, 28 का जन्म है, 1848 माइनस करो, 1848 से माइनस करो, 21वें साल रियल प्राइवेट स्कूल। ब्रिटिशर्स को नहीं जमा, उन्होंने करना था, इन्होंने कर दिया। रियल प्राइवेट स्कूल है, रियल प्राइवेट, बहुत कठिन काम है। अभी आजकल की प्राइवेट स्कूल नहीं है, कमर्शियल स्कूल है। प्राइवेट स्कूल नहीं है, कमर्शियल है। प्राइवेट स्कूल बोलना भी गलत है।
वो रियल प्राइवेट स्कूल थी, कमर्शियल नहीं थी ना। 21वें साल में ऐसे लोग हमारे पास 35वें साल में ध्यान प्राप्त करने के बाद पहला आदमी बना हुआ। पांच तो वो बने जटिल कश्यप, ज्यादा उम्र का, कम उम्र में। ये ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों के हम अनुयायी, इसलिए मैं कहता हूं कि मैच्योरिटी जो है 18वें साल में आना चाहिए। ये जो मैं कहता हूं वो इसलिए कहता हूं कि कम से कम मरने के पहले तो आ जाएंगे। अदरवाइज 55वें 60वें साल में दो कार्यकर्ता जब मैं देखता हूं, दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन और अपने ही ऑर्गेनाइजेशन की विचारधारा के ऊपर दोनों कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ते हुए मैं देखता हूं। चर्चा करने के लिए मैं इंटरेस्टेड नेचुरली नहीं हूं। इसलिए वो 18 साल का वो खाली जो हाइपोथेटिकल के बात बोला। 12वें साल में सामाजिक कार्य में आने के लिए बाबा साहब का ऑल इंडिया शुल्क एक्सपेक्टेशन का वाक्य है। तो बिहारों के साथ सटे हुए कोई भी बाबा साहब के कॉन्सेप्ट का बिहार नहीं बना हुआ। सबसे पहले मैंने बोला था कि बिहारों के लेवल के ऊपर लोगों ने कॉन्फाइड करके रख दिया, संकुचित, बंदिश जातियां जो है ना, वोट जातियां बंदिश थी, फिर जातियां बंदिश, अभी बिहारों के लेवल पर बंदिश करके रख दिया सोसाइटी को हमारे लोगों ने। लोकल लेवल के काम कर रहे हैं, उस लोकल लेवल को उपक्रम कहते हैं। उपक्रम भी आवश्यक है, लेकिन उपक्रम को प्रोग्राम समझ रहे हो लोग, उपक्रम को प्रोग्राम समझ रहे। कोई वंदना कर रहा वहां दीक्षा भूमि पर 25 साल से, पूछो भैया क्या भारत बंद में करने वाले हैं? नहीं, ये उपक्रम है। उपक्रम जरूरी होते हैं, लेकिन उपक्रम को प्रोग्राम समझते हैं। प्रोग्राम बड़े बड़े, भारत बुद्ध में करना, शासन करके जमात बनना, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड करना, धम्म राज्य इस्टेब्लिश करना, दुनिया की पुनर्रचना करना, न्यू सोशल ऑर्डर इस्टेब्लिश करना, इस तरीके से जो वर्ल्ड लेवल की जो प्रोग्राम होती है उसको बोलते हैं प्रोग्राम। लेकिन अभी हमारे समाज में जो कन्फाइंड हो गए, वो इस तरह से कन्फाइंड होने की वजह से ये सारा मामला बन गया। तो बिहारों के साथ सटे हुए जो है स्कूल होने चाहिए, मैदान होने चाहिए बोलते, कॉलेजेस होने चाहिए बोलते, हॉस्टल होने चाहिए, हॉस्पिटल, बैंक, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री, ये सब जो है ये बाबा साहब बोल रहे। लॉ कॉलेजेस, ओल्ड कॉलेजेस, इसके बारे में जो है इंडिकेशन है बाबा साहब। प्राइवेट आईटीआई है, प्राइवेट आईटीआई, इस पे हमें जाने की जरूरत है। कंपटीशन एग्जामिनेशन, ये जो व्यवस्था कर रहे हैं, तो मैं कई साल से बता रहा हूं कि यहां पर सभी लोग नौकरी में नहीं जाएंगे, कुछ लोग बिजनेसेस में जाएंगे। सभी लोग बिजनेसेस में नहीं जा सकते या नौकरी में नहीं जा सकते, तो प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे। इसके ट्रेनिंग किधर है? बिजनेसेस के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, एंड प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए उसके लिए ट्रेनिंग किधर है? एक ही जगह पर ट्रेनिंग होनी चाहिए। अदरवाइज यहाँ जो ट्रेनिंग हो रही है ना, वहां बिजनेस की ट्रेनिंग नहीं होती। और बिजनेसेस करने वाले, बिजनेसेस करने वाले जो टाइकून जो लोग हैं, वो जो आयोजन करते हैं, वो नौकरियों में नहीं जाए उसकी वहां पर पूंजी बजाते रहते हैं, वो इसका विरोध करते रहते हैं। तो ये एक ही जगह पर होना चाहिए, ऐसा मैं कह रहा हूं। तो साथियों, मैं खाली 1 या 2 मिनट में क्या कितना समय बोला पता नहीं, लेकिन ये सारा का सारा बड़ा जो काम जो हमें करना है, तो ये करने के लिए ये एक रविडंबर है, या हमारे साथ की जो टीम है इससे नहीं हो सकता। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की जो है हमारे लोगों में हिम्मत नहीं है। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन काम करना, ये सब बातें बाबा साहब ने बोली हुई है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में अगर मान लो कार्यकर्ता अगर नहीं जुड़ते हैं, या कार्यकर्ता अगर ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं करता, हमने किया, एम्बस नाम के ऑर्गेनाइजेशन में मैं था, आधा इंडिया घुमा, कहीं पर भी खाए पिए रहे, सब करे, एडिटर था, मतलब एडिटोरियल टीम का टीम लीडर था, बहुत ट्रेनिंग करे हमने, वहां थे हम लोग। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन में जो एक लीडर को लीडरशिप हमने एक्सेप्ट किया, हमने किया, एक ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेप्ट किया, ये भावना सोसाइटी में है क्या? कार्यकर्ताओं में अगर ये भावना नहीं है, और हम अगर चाहते हैं कि ये युवा वर्ग सोसाइटी मतलब इधर आए, तो यहाँ हम लोग फ्रीलांसर बन के जो काम करते हैं ना, फ्रीलांसर, ये डेडली डेंजरस बात है। ये अनऑर्गेनाइज्ड लोग जो है, हमने ऑर्गेनाइजेशन ओपन करने के बाद हमको बोलते पुनः एक टुकड़ा, पुनः एक विघटन। जो अनऑर्गेनाइज्ड है, जो संगठित समाज नहीं है, मतलब जो संगठित नहीं है समाज, वो संगठित इस ऑर्गेनाइजेशन को पूछता है पुनः एक टुकड़ा।
अरे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मान लो 500 लोग अगर है तो हम 500 लोग संगठित है ना। और अगर आप फ्रीलांसर बन के अगर काम करते हो, बाबा साहब के मूवमेंट के बारे में प्रचारित करने के बारे में अगर फ्रीलांसर बन के अगर आप काम करते हो तो आप अनऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हो। कभी कभी ग्रुप बना के भी काम करते हैं, जिसको बाबा साहब ने बहुत ज्यादा धिक्कारा, ग्रुप मोरालिटी को, चोरों की विरोधी बाबा साहब ने ये कहा, तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा अभी। लेकिन साथियों, ये सारा करने के लिए स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, बैंक, इंडस्ट्री जो भी है, ये बहुत हरकुलिस काम है। इसको अगर हम लोग कर लेते हैं तो युवा वर्ग की जो ताकत है, एक्चुअली सही में ताकत अभी भी है, इस ताकत को जो दिशा देने का जो काम है ये कार्यकर्तागण कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी जो एक्सेप्ट करने के लिए। मैं तो ये कहता हूं कि भैया हमारे ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेप्ट मत करो, लेकिन जिस आपके सराउंडिंग में जो आपको अच्छे ऑर्गेनाइजेशन जो दिखती है उसको तो कम से कम एक्सेप्ट करो। ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, बोलता हूं मैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, ग्रुप मत बनाओ। ऑर्गेनाइजेशन बनाओ और 1.5 दिन में तोड़ डालो, नो प्रॉब्लम। लेकिन काम करना है तो ऑर्गेनाइजेशन में, अगर बनाना है तो ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, ये थॉट आना चाहिए। और मान लो लीडरशिप जो है एक्सेप्ट करने की ये आदत हमने डालनी चाहिए। बुद्धायन बाबा साहब की जो लीडरशिप है वो सही में हमें नहीं आ सकती भैया, वो रासायनिक कुछ अलग है। इसलिए 19-20 कम ज्यादा जो भी है हमारे इसमें से, सोसाइटी में से, इस लीडर को हमने एक्सेप्ट करना चाहिए। अदरवाइज जितना 8 वाले जिम्मेदार है ना उतना हम भी एक ही झटके में 8 वाले करप्ट नहीं बना। एक जमाने में तो ईमानदार था ना, एक जमाने में ईमानदार था ना। कई साल लगते हैं कोई आदमी करप्ट करने को, कई साल लगते हैं कोई भिक्षु बनने को और साधु संत बनने को। एक झटके में बनता है साधु संत, एक झटके में बनता है कोई करप्ट आदमी, बदमाश। कवाड़े में तो ईमानदार था ना, सुलेखा भी ना। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर मान लो ये सोसाइटी ने ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडर को अगर मान लो अगर धारण नहीं करते, ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडर को अगर धारण नहीं करते, वो फ्रस्ट्रेशन में जा सकता है। हो गए सभी बाबा साहब जैसे पक्के बन के तो नहीं हो सकते ना, या मेरे जैसे नहीं होंगे। अगर मान लो मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं बोलता हूं कि अगर आप 2 लोग नहीं मिले तो मैं 200 लोग को जोड़ दूंगा, मेरा उल्टा फॉर्मूला है। तो मेरे जैसे सभी पक्के नहीं हो सकते। सोसाइटी में ऐसे कई लोग हैं जिनको पुश करने की जरूरत पड़ती है। उनका ऑर्गेनाइजेशन, उनकी लीडरशिप कुछ समय के लिए चलेगा, लेकिन एक्सेप्ट करने की जो है वो हिम्मत रखनी चाहिए। अदरवाइज अगर 8 वाले करप्ट है तो सोसाइटी भी करप्ट। अरे करप्ट समाज में से करप्ट पुलिस ही निकलेगा ना, करप्ट समाज में से करप्ट लीडर निकलेगा, करप्ट समाज में से गड़बड़, समाज में से गड़बड़ भिक्षु, गड़बड़ समाज में से गड़बड़ पुलिस, गड़बड़ समाज में से गड़बड़ लीडर। समाज ही गड़बड़ है ना। आईना खराब है, हम लोग आईना फोड़े जा रहे हैं, बोलते मेरा चेहरा इसमें नहीं दिख रहा बराबर, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा। नहीं, चेहरा खराब है, आईना नहीं, आईना तोड़ रहा है। तो चेहरा खराब है, सोसाइटी जो है इधर गड़बड़ है। तो साथियों, ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेप्ट करना है ये जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन कोई अगर मान लो इसके बावजूद भी बहुत बड़े तर्क देते, टेक एंड गिव पॉलिसी, ये जो लोग बोलते हैं, अगर मान लो यंगस्टर लोग, तो हम चाहते हैं कि भैया कब काम करना है आपके लिए बताओ, कब काम करना है, 1 सेकंड के बाद आपके लिए काम करना है तो बताओ। ऑर्गेनाइज तरीके से काम करेंगे और अभी से रिजल्ट देना चालू करेंगे। अगर आपका स्वार्थ अगर है, एजुकेशन के बाद अगर आना बोलते हैं, जो कभी होता नहीं, एजुकेशन लेने के बाद पहले तो करा, विद्यार्थी लाइफ बोलते हैं ना, उसके बाद में आऊंगा, कभी आता नहीं वो। सेकंड जो नंबर है ना, सेकंड इसका नंबर ही नहीं लगता, इसका नंबर ही नहीं लगता। तो इसीलिए अगर इसके बावजूद भी अगर वो कहता है कि भैया, तो हम साथ में जो है वो अभी से उनको सेफगार्ड्स, राइट्स और जो भी है वो गाइड करने के लिए और सब मिलजुल के काम करने के लिए कभी भी रेडी है। तो आज का जो विषय है सर्वांगीण आंदोलन कार्यक्रम प्रोग्राम सारे के सारे से युवा वर्ग उदासीन क्यों, इसके बारे में सब्जेक्ट के ऊपर मैं ऐसा लगता है कि एक टू द पॉइंट बोला हूँ। और दूसरा पे बैक टू सोसाइटी नहीं, तो युवा वर्ग है यहाँ जो कंफ्यूजन हुआ, तो वो बैक टू सोसाइटी विथ एग्जैक्ट आइडियोलॉजी, इसका ज्यादा हम सोसाइटी में प्रचार करें। तो यहीं पर इतना बोलता हूँ, यहीं पर रुकता हूँ। जय भीम, जय प्रभुदेव। धन्यवाद रवि सागर डंभारे सर।
इसके बाद में आभार के लिए युवा कार्यकर्ता एडवोकेट अर्चना डोगरे मैडम को आमंत्रित करती हूँ। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए।